सिलेबस तो वेबसाइट पे पड़ा है, आमिर सर आपको दे देंगे। फोकस करना है हम्म। जो पढ़ाया जा रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। और जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है उसको पोर्टल पे डाल दिया जाएगा, और फिर वहां से आराम से उसको नोट करें। बस सीसी आने वाले बंदों से रिक्वेस्ट रहती है कि वो कोताही ना करें, हाथ के हाथ नोट करते रहें। बाकी जो चीज़ मेन चीज़ें लगती हैं उसको नोट करें, बाकी वीडियो में चल ही रहा है क्योंकि सब कुछ तो लैब ही ओरिएंटेड सारी टास्क है। तो आज का जो टॉपिक है वो है SD WAN। बट SD WAN से पहले होता क्या है कि स्टूडेंट जब आते हैं तो लंबा टाइम हो जाता है और इंडस्ट्री में उतना ही टच होता है जितना हम जो है काम करते हैं, बाकी हम भूल जाते हैं। SD WAN का क्या फ़ायदा होगा ये तब तक अंडरस्टैंड हो ही नहीं सकता जब तक कि वो खराबियां ना गिनाई जाएं जो कि ट्रेडिशनल राउटिंग के अंदर मौजूद थी। तो मुझे आपको सारी चीज़ें याद दिलानी पड़ेंगी, उस टेक्नोलॉजी से भी जो कभी फ्रेम रिले होती थी, क्योंकि उसी के ही कंपोनेंट्स यहाँ पे भी यूज़ किए जा रहे हैं। अक्सर लोग वो चीज़ स्किप कर जाते हैं तो हमें अंडरस्टैंड नहीं होता कि क्या बेनिफिट है क्या नहीं। तो तकरीबन 1 घंटे के आसपास टॉपिक रहेगा बिफोर SD WAN के नाम से। आपको फिर ठीक नज़र आ रहा है उधर? बाकी स्क्रीन बड़ी लगा दी हाँ है। जी सर, हाँ जी, हाँ जी सर। बिफोर SD WAN। अब देखें, SD WAN से पहले एक टर्म होता था VPN। VPN का सिंपल सा मतलब है कि टू सेंड प्राइवेट एंड आईडीज ऑफ कस्टमर्स फ्रॉम वन साइट टू अनदर साइट। इतना सा मकसद है VPN का। अच्छा, VPN का जब दिमाग में आता है तो हम ही समझ लेते हैं सिक्योर है। तो ये भी याद रहना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट VPN इज नॉट सिक्योर। VPN is not secure. We need IPsec। जब तक IPsec नहीं लगाएंगे कोई सिक्योरिटी नहीं है। जब हम एक किताब पढ़ते हैं जो कि मिस्टर लूक ने लिखी थी, LUC, उसका नाम होता था, नेट पे मिल जाएगी, फंडामेंटल ऑफ MPLS। ये MPLS का दुनिया का सबसे बेस्ट इंजीनियर है, चाइना का। इन्होंने अपनी किताब में VPN के मॉडल डिस्क्राइब किए हैं। VPN के जो मॉडल डिस्क्राइब किए हैं, क्या नाम है, समरेश, आवाज़ क्लियर है मेरी? आपकी तरफ कोई दिक्कत तो नहीं है? आवाज क्लियर है सर। ठीक है जी। दो मॉडल हैं। एक मॉडल का नाम इन्होंने डिफाइन किया कि उसको बोलते हैं पीयर टू पीयर मॉडल। तो इंडस्ट्री में कौन सा यूज़ हो रहा है वो यहाँ से पता लग जाएगा आपके यहाँ। दूसरा होता है ओवरले मॉडल। अकॉर्डिंग टू दी मिस्टर लूक का कहना ये है कि पीयर टू पीयर मॉडल के अंदर जो ISP है इज रेस्पॉन्सिबल एंड टू एंड वैन कनेक्टिविटी। जो वैन कनेक्टिविटी के IP हैं उनसे रीचेबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ISP ऑल्सो रिजॉल्व राउटिंग इश्यूज belongs to private NIDs of the customer। कस्टमर की प्राइवेट NID में कोई इशू आ रहा है, एक साइड से दूसरी साइड जाने में उसको भी रिजॉल्व करेगा।
इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है एमपीएलएस। जब सारी टर्मोलॉजी हमारे माइंड में होंगी तो एसडी1 का फायदा नजर आएगा। सबका मैं लिटिल बिट इंट्रोडक्शन 1 घंटे में दे दूंगा। दूसरा जो मॉडल है ओवरले मॉडल, इसमें ये पहला वाला पार्ट तो कॉमन है। पहला वाला पार्ट तो यहाँ पर आ गया। दूसरा वाला जो पार्ट है, आईएसपी विल नॉट रिजॉल्व एनी इश्यूज रिलेटेड टू प्राइवेट एनआईडीज। उससे मतलब नहीं है आईएसपी को कि होती है कनेक्टिविटी, नहीं होती। वो पहले काम को वैन कनेक्टिविटी को आपको पिंग करा के दे देगा, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, एक कंट्री से दूसरी कंट्री। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, पहला एग्जाम्पल तो बहुत पुराना होता था। आपके पास X.25 होता था, ये दुनिया से खत्म हो गया। एटीएम होता था, ये खत्म हो गया। फ्रेमले होता था, ये खत्म हो गया। बट इस फ्रेमले की टर्मिनोलॉजीज SD-WAN में यूज हो रही हैं। जीआरई, ये भी ओवरले है। जीआरई में कुछ ड्रॉबैक थी तो डीएमवीपीएन आया। डीएमवीपीएन अभी भी चल रहा है। गल्फ कंट्री में चल रहा है, एयरपोर्ट पे चल रहा है आपके। तो डीएमवीपीएन तकरीबन में 30-31 घंटे के वीडियो बना रखे हैं मैंने। और SD-WAN भी आपका ओवरले ही वीपीएन है। अब इसके बाद हमें हर एक टर्मोलॉजी को थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहिए, किस में क्या हो रहा था क्या नहीं, तो पता लगेगा SD-WAN में जो हो रहा है वो कितना बेनिफिशियल हो रहा है। किताबों में लाइन लिखी होती है साहब, इससे जो है एफिशिएंसी बढ़ जा रही है, काम जल्दी से हो जा रहा है, थ्रूपुट बढ़ जा रही है। भाई कैसे बढ़ जा रही है? कंपनी का पैसा बहुत सारा बच जा रहा है। तो कंपनी का पैसा कैसे बच जा रहा है? तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं, बिल्कुल पुराने जमाने की फ्रेम रिले की। फ्रेम रिले तकरीबन 2009 तक सीसीआई की लैब में था। उसके बाद इसको हटा दिया गया 2009 के बाद से। फ्रेम रिले के अंदर एक क्लाउड होता था जिसको FR क्लाउड का नाम दिया जाता था। और यहाँ से हम कनेक्टेड होते थे इस क्लाउड से मल्टीपल डिवाइसेस। एक को हम मान लेते थे कि भाई वो हब है, इसको हम स्पोक मानते थे, और ये हब एंड स्पोक फ्रेम रिले से ही पैदा हुआ है, वहीं से चला आ रहा है। SD-WAN में भी हर एक जगह पे हब एंड स्पोक फुल मैश वगैरह कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। ये होती थी प्राइवेट एनआईडीज। अब नया जो जनरेशन है इनको पढ़ता नहीं, ना किताबों में इनके अता पते हैं, पढ़ाने वाला पढ़ाता नहीं, तो ये समझ में नहीं आता फायदा है क्या। यहाँ होती थी। गलत ज्वाइन कर दिया। आमिर, सुनील को दूसरे नंबर पे ले लो। नंबर मेरे मोबाइल फोन के अंदर, मोबाइल ले लो मेरा। कहाँ है मोबाइल? ये लो। उसको दूसरी आईडी दो, उसकी लाइव होनी है CCNA की। मैंने यहाँ से उसको रिमूव कर दिया, यहाँ पर ज्वाइन नहीं हो पाएगा। ये वाला, उसके दूसरी आईडी पे ले लो। दरवाजा बंद कर दो। तो ये होता था इंटरनेट क्लाउड के थ्रू कनेक्टिविटी में। अच्छा, ये जो लिंक होते थे ये सारे नॉन आईपी होते थे। ये ये इन पे कोई आईपी नहीं होता था, नॉन आईपी होते थे। हम वैन लिंक के ऊपर यहाँ पे प्राइवेट आईपी डालते थे। 1 डॉट हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये भी हमारे प्राइवेट चलते थे। 110 हो गया, 220 हो गया, और 10330 हो गया। तो यहाँ पर फिजिकल टोपोलॉजी तो ये होती थी, लेकिन 3 तरह की वर्चुअल
टॉपोलॉजी बनती थी। उसमें से एक का नाम होता था फुल मैश, दूसरा होता था पार्शियल मैश, और तीसरा क्या होता था? हब एंड स्पोक। हब एंड स्पोक। एक ट्रेनर होता था सीवीटी नगेट्स का, अगर नाम सुना है कभी सीवीटी नगेट्स का? है, अब तो जमाना ही खत्म हो गया। 2005 में ये सबसे बड़ा फेमस होता था, सीवीटी नगेट्स के वीडियो आते थे। और जेरमी कैरियो, ये बड़ा फनी ट्रेनर था, मतलब हंसते गाते पढ़ाता था है। तो 2005 में जब इसके वीडियो सुनते थे, और वीडियो भी अवेलेबल कम होते थे, नेट पे मटेरियल नहीं होता था, तो इसने सीसीआई एग्जामिनेशन तीसरी बार में क्रैक किया था। पहली बार फेल हो गए, दूसरी बार करके अब तो हम पास हो ही जाऊंगा, रीचेकिंग कराई, तो फिर से इसको ने फेल कर दिया। तो कहता था डू नॉट बिलीव ऑन दिस, इसको वो पास करेगी ही नहीं कभी फेल करके। तो इसका कहना यह था कि फ्रेम रिले जो टॉपिक है सीसीआई के अंदर, इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, इससे कॉम्प्लेक्स उलझा हुआ टॉपिक कोई नहीं है। तो मैंने खूब पढ़ा, खैर ये ऑन टिप सारा था, सारा हो गया था। फिर वो डी वही कॉन्सेप्ट डीएमवीपीएन यूज करता है। इसमें 27 लैब्स फॉर्म्ड होती थी, मल्टीपल। तो जैसे जब ओएसपीएफ इसके ऊपर लगाते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट बनेगा, मल्टी पॉइंट बनेगा, बीएमए बनेगा, एनबीएम बनेगा, बहुत सारी टोपोलॉजी बनती थी। बहरहाल, इसके अंदर मैनुअल कंस्ट्रक्शंस था कि आप कौन सी टोपोलॉजी यूज करना चाहते हो। ये हब एंड स्पोक हो गई, और फुल करना है तो ये हो गई। तो ये जो वर्चुअल सर्किट बनते थे वीसी, ये वर्चुअल सर्किटरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डीएलसीआई नंबर के अकॉर्डिंग होते थे। ये परचेस करने पड़ते थे हमें। ये उसके अंदर फिर रूट्स लिखता था कि यहाँ से अगर 102 नंबर आए तो ट्रैफिक यहाँ चले जाए, इसको ऊपर जाना है, या राउटर 1 है, 2 है, 3 है, इसको अगर जाना है उसके पास, तो ये 201 की कोडिंग करेगा, ये 301 की कोडिंग करेगा। तो इस तरीके से ये सारी की सारी कोडिंग्स होती थी। तो यहाँ पे बताना ये है कि जो कनेक्टिविटी होती थी सर्किटरी की, उसमें ये तीनों टोपोलॉजी मैनुअल कंस्ट्रक्शन होता था। लेकिन इन केस ऑफ दी, हर डायग्राम में हम ये डिस्कशन करेंगे कि एसडी वैन में क्या हो रहा है। एसडी वैन में बाई डिफॉल्ट लॉजिकल फुल मैश है। एसडी वन में बाय डिफॉल्ट लॉजिकल फुल मैश है, जितने भी ब्रांच होंगे, जितने भी डेटा सेंटर होंगे, सब लॉजिकली फुल मैश कनेक्टिविटी कर रहे होंगे। और जो लॉजिकल फुल मैश है वहां पे सिक्योर कनेक्टिविटी होगी। ये सारे के सारे क्या था, फ्रेमले क्या था? अनसिक्योर था। इसको हम डेटा को कहीं पर भी स्निफ कर सकते थे। एक तो नुकसान ये था। दूसरा ये कि हमें यहाँ पे ये पाथ बनाने पड़ते थे, कोडिंग करनी पड़ती थी। एसडी वैन में पाथ नहीं बनाने पड़ रहे हैं, वहां पे ऑटोमेटिकली टनल्स बन जाती हैं। तीसरा चीज, एक स्पोक से दूसरे स्पोक पे जाना है तो ट्रैफिक हब एंड स्पोक पे जाने के लिए सहारा लेता था हब के पास, फिर ऐसे करके आता था। ये आज की डेट में भी किया जा रहा है, वैसे ही है। डायरेक्टली चाहते हैं तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये भी वैसी है। लेकिन एक जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि भाई प्रशांत कुमार साहब कौन है? प्रशांत कुमार, प्रशांत कुमार, आवाज आ रही है? अरे भाई इंट्रोडक्शन हो सकता है, आवाज आ रही है तो, कि नहीं हो सकती? हाँ सर। सर मैं आपका एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हूँ, दूसरे बैच का। कौन से बैच में? ये पालो आल्टो 6 PM। पोलो वोल्टो 6 से 8, तो आपने एस डी वन करना था। नहीं, डेमो ले रहा हूँ। अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, लेते ओके। रहे। गुड, ठीक बात है। पहले जो राउटिंग होती थी, ये रूट्स पड़ता था हेडक्वार्टर के ऊपर। जो ट्रेडिशनल राउटिंग का कॉन्सेप्ट था, ट्रेडिशनल जो राउटिंग का कॉन्सेप्ट था, हेडक्वार्टर से डिफॉल्ट रूट होता था इंटरनेट क्लाउड की तरफ। फिर ये डिफॉल्ट रूट यहाँ पे ओएसपीएफ में कम, जनरली फ्रेमले में ओएसपीएफ सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता था। तो यहाँ कमांड पड़ता था डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम एस डी वन में जाएंगे तो यही कमांड आप ग्राफिकली रन करेंगे, ठीक। तो यहाँ एक कमांड पड़ता था, राउटर ओएसपीएफ के अंदर जाने के बाद जो भी प्रोसेस था, डिफॉल्ट
इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, इसका मतलब ये था कि इफ यू हैव द डिफॉल्ट राउट, जनरेट द डिफॉल्ट राउट। और अगर ऑलवेज कमांड लगा दें तो चाहे इसके पास डिफॉल्ट रूट हो या ना हो, ये डिफॉल्ट रूट जनरेट करेगा। तो ये डिफॉल्ट रूट जनरली हम यूज करते थे इंटरनेट पे जाने के लिए। तो यहाँ पे इसके पास O*E2 से रूट आ गया। अब इसको अगर इंटरनेट पे जाना होता था तो ये क्या करता था कि इंटरनेट पे जाने के लिए ये सहारा लेता था किसका? इसका सहारा लिया करता था इंटरनेट पे जाने के लिए। तो अगर मुझे, एक तो ये था कि लेट से यहाँ पे एक सर्वर रखा हुआ था, इफ आई वांट टू एक्सेस दैट सर्वर फ्रॉम दिस स्पोक साइट्स, यहाँ से, तो दैट इज ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यू आर सेंडिंग द ट्रैफिक टूवर्ड्स द हब एंड यू आर एक्सेसिंग दिस, आपके पास सर्वर, यू आर एक्सेसिंग द रिसोर्सेज ऑफ दैट सर्वर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट यहाँ पर व्हाट वी आर डूइंग कि वी वांट टू सेंड द ट्रैफिक टू द इंटरनेट क्लाउड। हमारा कोई कंसर्न इसके लेंथ से नहीं है, फिर भी हम इसका सीपीयू क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं बेवजह। तो SD-WAN कहता है कि भाई ये हमारी नज़र में गलत है। SD-WAN कहता है कि भाई ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, DIA। SD-WAN में क्या यूज होगा? डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस। इफ यू वांट टू गो टू द इंटरनेट सर्विसेज तो आप हेडक्वार्टर पर रिक्वेस्ट ही नहीं भेजोगे, डायरेक्टली आप ट्रांसपोर्ट से बाहर निकल जाओगे। तो अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल वाले से कितना फायदा हो गया, आपने डिवाइसेस के रिसोर्सेज को बेवजह प्रोसेस में इन्वॉल्व होने से बचा लिया। यहाँ पर मैनुअली कॉन्सेप्ट वर्चुअल लिंक बनाने पड़ते थे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारे फुल मैश बन जाते हैं। चलें भाई, समरेश आगे कोई दिक्कत? ये हो गई हमारी फ्रेमले की बात। फ्रेमले के अंदर हमारी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, जो ISP है उसके पास तो हमारी नेटवर्क जा ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि उसके पास तो कोई शो IP राउट में, राउटिंग टेबल में रूट ही नहीं है, बट इसने फिर भी कर सकता है। नाउ कम टू दी, जब ये आपके पास फ्रेमले के बाद अगर हम उसके ऊपर आते हैं, यहाँ पे प्राइवेट IP का चलन था, तो हमें पैसे नहीं देने की जरूरत, पैसे जा रहे थे केवल किसके? DLCI कनेक्शन के। ना, फिर आया एक कॉन्सेप्ट GRE का, जेनेरिक राउटिंग एनकैप्सुलेशन बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड है टनल के ऊपर। GRE के अंदर हमें पता है कि भाई इंटरनेट क्लाउड का कॉन्सेप्ट हो गया, यहाँ पे आपके पास राउटर जो हो गया P हो गया, यहाँ पे राउटर भी P हो गया, प्रोवाइडर H1 और 2 हो गया, यहाँ पे कस्टमर्स के राउटर हो गए, दीज आर दी कस्टमर्स राउटर C1 एंड C2। C1 C2 जो हो गए कस्टमर्स के राउटर्स हो गए। यहाँ पे लेट्स से वी हैव दी प्राइवेट NIDs, यहाँ पे प्राइवेट NIDs 1 है, प्राइवेट NIDs आपके पास 2 है। इन दैट केस GRE के अंदर व्हाट वी आर डूइंग कि यहाँ पर जो IP एड्रेस मौजूद है, यहाँ पर जो IP एड्रेस मौजूद है वो हमारे पास कौन से IP एड्रेस मौजूद हैं? GRE के लिए मैंडेटरी है पब्लिक स्टैटिक IP ऑन दी बोथ साइड, चाहे वो हेडक्वार्टर हो चाहे वो आपके पास ब्रांच हो, दोनों के ऊपर वी रिक्वायर्ड स्टैटिक पब्लिक IP एड्रेस। स्टैटिक पब्लिक IP एड्रेस की जो रीचेबिलिटी है वो ISP आपको प्रोवाइड करा कर देगा। लेट से दिस ISP इज एयरटेल, दिस ISP इज लेट से BT। ये दोनों आपस में इंटर कैसे कनेक्टेड होंगे? BGP के थ्रू होंगे। दैट इज नॉट अवर आपके पास टास्क टुडे। हमारा टास्क है कि भाई GRE के अंदर ये कनेक्टिविटी आपके पास हो गई। इस केस के अंदर हम क्या करते थे कि वी आर इंक्रीजिंग द कॉस्ट। क्यों? IP के रेस्पेक्ट में वी आर इंक्रीजिंग दी कॉस्ट विद रेस्पेक्ट टू दी IP एड्रेस, तो कॉस्ट इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे एक ड्रॉबैक हो गया। बट ये लेयर 3 कनेक्टिविटी के वो लेयर 2 के आपके पास ऊपर था। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था किसके लिए? इंटरनल का। तो यू आर मेकिंग द टनल बिटवीन द हेडक्वार्टर एंड ब्रांच। यहाँ पे हम एक टनल बना रहे हैं जो कि GRE मैनुअली टनल कहलाती है। और इस GRE मैनुअल टनल के ऊपर भी आप प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर भी प्राइवेट NID, और यहाँ पर भी प्राइवेट NID ही आप लेते हैं। और हमारा यहाँ पर हम डिफरेंट प्रोटोकॉल्स लगा देते हैं, और हमारा जो प्राइवेट NID है वो ISP के पास नहीं भेज रहे। जो मैंने बताया कि देयर आर 2 टाइप ऑफ मॉडल। इन केस ऑफ द ओवरले मॉडल, ISP will not participate in the private NIDs because the reason behind is that we are not sending our private NID to the ISP। हमारी ये NID
ऑटोमेटिकली इस टनल के अंदर आएगी। ये हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज वी आर रिसीविंग द अपडेट, ये इसके पास आ गया। अब अगर इसको ट्रैफिक भेजना हुआ तो व्हाट विल हैपन, कि ये ट्रैफिक करेगा ट्रेस, तो ट्रेस इसके थ्रू जाएगा। लेकिन बेसिकली जो टनल फॉर्म्ड हो रही है वो तो इसी पोर्ट से इसी पोर्ट पे हो रही है, बेसिकली टनल तो ऐसे बन रही है। बट पिक्चराइजेशन में दिखाने के लिए हमने उसको नीचे प्रेशर लगा दिया, सप्रेस कर दिया, टनल सीधी बन रही है, हैं? अगर कोई भी आपके पास लिंक डाउन हो जाए इन केस ऑफ द जीआरई, इफ द पब्लिक आईपी एड्रेस इज अनरीचेबल आइदर फ्रॉम द हेडक्वार्टर और द ब्रांच, तो व्हाट विल हैपन, टनल गोज डाउन। टनल गोज डाउन हो गया तो कनेक्टिविटी नहीं होगी। इफ द टनल इज अप, द ट्रैफिक इज गोइंग, तो यहाँ पे जबकि किसी भी राउटर के पास, दैट इज द पी राउटर, any router of the internet cloud doesn't have the private and id of the customer, but still we can sniff the traffic। यहाँ पे अगर हम पैकेट कैप्चरिंग टूल लगा दे तो हम देख सकते हैं व्हाट इज द ट्रैफिक इज गोइंग ऑन। इसका मतलब जीआरई के अंदर आपके पास हम पॉइंट टू पॉइंट टनल तो बना सकते हैं। फ्रेमले के अंदर लिमिटेशन ये था कि वो वर्ल्ड वाइड नहीं थी, क्योंकि हर जगह पे फ्रेमले क्लाउड को डिप्लॉय करना आसान नहीं था। तो यहाँ पर आपके पास जब ये आईपी बेस्ड कनेक्टिविटी आ गई, दुनिया की किसी भी रीजन से हम आईपी सेक की कनेक्टिविटी कर सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट प्रोवाइड कर रहा है, ऐसी वर्चुअल कनेक्शन आपको वो दे रहा है। बट नहीं, ये भी इनक्रिप्ट नहीं करता, ये भी एक मुसीबत थी। तो देयर वाज नो करप्शन, ये भी आपके पास अनसिक्योर। तो बताना ये है कि अगर हमें टर्मिनोलॉजी से अवेयरनेस हो पुरानी, तो पढ़ाने में बड़ी आसानी है भाई। फायदा क्या है SD1 का, तो इसका फायदा ये तो हो गया कि वर्ल्ड वाइड हम ट्रैफिक भेज सकते हैं कहीं पे भी दुनिया में आईपी बेस्ड, क्योंकि जो फ्रेमले था वो पूरा ज्योग्राफिकल एरिया को कवर्ड नहीं करता था। उसके लिए अलग से फ्रेमले स्विच होते थे, वो हर एक जगह लगे होने चाहिए, फिर उसके लिए अलग से वो NNI कॉन्सेप्ट होते थे। अब यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आईपी बेस्ड है। आप आप किसी भी आईपी पर हो, दूसरा किसी ने ईथरनेट लगा रखा है, किसी ने ऑप्टिकल का केबल, किसी ने रेडियो लिंक लगा रखा है, कनेक्टिविटी आज की डेट में करवा दी जाती है, टेक्नोलॉजी मौजूद है, कनेक्टिविटी हो गई, जीआरई बना सकते हो वर्ल्ड वाइड। और ये हम आईएसपी को भेज नहीं रहे, दैट्स वाई ये ओवरले मॉडल है। वो ये पिंग नहीं हो रहा होगा तो आईएसपी को आप ब्लेम कर सकते हो, ये पिंग हो रहा है, ये नेटवर्क नहीं जा रहे, आईएसपी का कोई हेडेक नहीं है, वो मना कर देगा भी हमारी साइड से कोई इशू नहीं। हाँ, अगर आप यू वांट टू गिव द एएमसी कॉन्टेक्ट टू अस, ठीक है, तो हम आपके राउटर को मैनेज कर देते हैं, सर्विस चार्ज लग जाएंगे, बात खत्म हो गई। बाई डिफॉल्ट जनरली क्लाइंट के ही लोग हैंडल कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी कॉस्ट इंक्रीज कर रही है, ये भी अनसिक्योर है, ये भी स्निफ की जा सकती है। दूसरा प्रॉब्लम, ये तो एक ही ब्रांच है। अगर एक ही ब्रांच है तो ठीक है, लेट्स से अगर फॉर एग्जांपल जीआरई का ही कॉन्सेप्ट यूज करें, हेडक्वार्टर है, ब्रांच 1 है, ब्रांच आपके पास 2 है, मल्टीपल ब्रांच अगर होती चली जाए हमारे पास, तो व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ दी जीआरई के अंदर, ये ट्रांसपोर्ट हो गया जीआरई के अंदर, व्हाट यू आर डूइंग, कि हमें 4 कमांड डालने पड़ते हैं। क्या कमांड डालना पड़ता है कि एक यहाँ पे जब आप टनल बनाते हो तो आप लिखते हो टनल 0, फिर आप यहाँ पे टनल का एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, उसका मास्क प्रोवाइड करते हैं, फिर आप देखते हैं कि भाई टनल का सोर्स आईपी क्या है और टनल का डेस्टिनेशन आईपी क्या है। तो इस केस में जितनी भी ब्रांचेस आप लगाते जाएंगे, यहां तो एक ही आईपी एड्रेस काफी है, सिंगल आईपी, हर एक ब्रांच पे फिर एक आईपी चाहिए, तो ये कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। हाउ मनी ब्रांचेस यू आर इंक्रीजिंग, उतनी कॉस्ट आपके पास बढ़ती चल रही है। एक तो ये आपका फैक्टर हो गया, कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है अगर मल्टीपल ब्रांच हो गई। दूसरा चीज कि हर ब्रांच से तो आप एक ही, ये 4 ही कमांड डालोगे केवल, कि माई टनल आईपी एड्रेस इज दिस वन, माई सोर्स आईपी इज टनल आईपी एड्रेस इज दिस वन, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इज दिस वन, सब में कॉमन पड़ेगा। लेकिन जितनी भी ब्रांच इंक्रीज करेंगे फॉर ईच ब्रांच, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन बढ़ती चली जाएगी, यहाँ पे कॉन्फ़िग इंक्रीज होती चली जाएगी। तो यहाँ पर एक तो जो लोड है वो इंक्रीज हो गया सीपीयू के ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर। दूसरा जो नेटवर्क एडमिन होगा उसके लिए भी एक चैलेंज है कि हजारों टनलें बनी है, कैसे काम करें। तो फिर नया चैप्टर ओपन हुआ जिसका नाम हुआ डीएमवीपीएन। डीएमवीपीएन ने कहा कि भाई हम ये सारे जो नेगेटिव पॉइंट है इसको पॉजिटिव चेंज कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा, जो हेडक्वार्टर है, बीच में ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पर जो मल्टीपल ब्रांचेस हैं, ब्रांच 1, ब्रांच 2 एंड ब्रांच 3, इन सबको यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए।
इनके पीछे मकसद सबका वही है, फ्रेमले का ही वही था, टू सेंड दी प्राइवेट एनआईडी फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। जीआरई का ही मकसद वही था। जीआरई में ड्रॉबैक्स थी, उसको मिनिमाइज करने के लिए आया। यहाँ पर आपके पास प्राइवेट एनआईडी है, ये आपके पास प्राइवेट एनआईडी है, ये भी आपका लैन है, ये भी आपके पास लैन है, और ये सारे लैन हैं। अब डीएमवीपीएन ये कहता है केवल स्टैटिक पब्लिक आईपी यहाँ चाहिए, स्टैटिक पब्लिक आईपी केवल यहाँ पर चाहिए। ये जितने भी पोर्शंस हैं, हेयर हेयर हेयर, यहाँ पर पब्लिक तो चाहिए, बिना पब्लिक की तो दुनिया में हम जा ही नहीं सकते। बट इसका नेचर डायनेमिक। तो एक आईपी अगर हम प्राइवेट लेते हैं आज की डेट में तो 5,000 की हमें कॉस्ट पड़ती है, मल्टीपल लेंगे इंक्रीज करेगी। और डायनेमिक में आप 10 रुपये में भी इंटरनेट चलाते थे मोबाइल फोन के अंदर चार्ज करके। तो ये जो डायनेमिक आईपी एड्रेस है जब ये मिलेगा इनके ऊपर, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आईएसपी साइट है ये क्या बनेंगे, डीएससीपी सर्वर। और ये क्या बनेंगे, सारे के सारे डीएससीपी क्लाइंट। ये सारे डीएससीपी क्लाइंट होंगे, ये भी डीएससीपी क्लाइंट होगा। अच्छा, अब यहाँ पर चलो आईपी एड्रेस की तो आपने बचत कर ली, एक प्लस पॉइंट कर लिया। लेकिन एक दूसरा इशू पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया? लेट्स से अगर हम टनल फॉर्म करना चाहते हैं, टनल जीरो, तो ब्रांच साइड पर इफ यू आर गोइंग और इफ यू आर राइटिंग टनल जीरो, you can write the IP address. Let's say my IP address is this one, yani my IP address is 10.1.1.1/24, and my source tunnel source IP तो इस बेचारे को भी नहीं पता क्या आया होगा। और every time whenever the link goes down IP address will automatically change. Then what is the procedure? तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया एक्सपर्ट ने, डू वन थिंग, कि यहाँ पर भाई आप वो दो ही मत ही कि भाई हमारे पास क्या आईपी एड्रेस है, वो चेंज होने वाला है थोड़ी देर में। डू वन थिंग, यहाँ पे टनल सोर्स में आप अपना इंटरफेस दे दो। तो आपने अपने आप को सेव कर लिया। थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट नजर आया, भी फिर प्लस पॉइंट आ गया। भाई एक काम करो, डू नॉट प्रोवाइड द आईपी एड्रेस, इट विल चेंज ऑटोमेटिकली इफ द लिंक गोज डाउन एंड अप। तो डू वन थिंग कि टनल सोर्स का आपके पास G0 दे दो। और टनल का जो डेस्टिनेशन है ये तो फिक्स्ड है ना। एंड whenever you are getting the IP address from the DSCP, हर एक DSCP क्या करता है, आपकी तरफ एक डिफॉल्ट रूट इंजेक्ट कर देता है राउटिंग टेबल में, अगर आपने देखा हो तो। एक तो डिफॉल्ट रूट है कि यू आर राइटिंग आईपी राउट 0000000, नेक्स्ट स्टॉप इज दिस वन। बट वेन एवर यू आर गेटिंग द राउट फ्रॉम द, यू आर गेटिंग द आईपी एड्रेस फ्रॉम द डीएससीपी, तो डीएससीपी सर्वर आपको चार चीजें देता है। जो डीएससीपी देता है चार चीजें, एक आईपी देता है, मास्क देता है, गेटवे देता है, डीएनएस देता है। तो व्हाट इज द गेटवे? गेटवे इज द डिफॉल्ट राउट का नेक्स्ट हॉप। पीसी में आप जो गेटवे डालते हैं, राउटर में आप वो नेक्स्ट हॉप डालते हैं जाके, तो वहां पे उसको ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट राउट मिल जाता है। तो डिफॉल्ट राउट इसके पास मिल गया, इसके पास यहाँ पे जाने की रीचेबिलिटी हो गई, आईपी पे जाने की। हर एक क्लाइंट से, चाहे वो हेडक्वार्टर हो कहीं पे, आईएसपी की तरफ क्या पड़ा होता है, जनरली डिफॉल्ट राउट पड़ा होता है। तो वो डेस्टिनेशन आईपी में व्हाट विल हैपन, वो लिख देगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस मेरे पास ये हो गया, तो इसके पास तो सारे पैरामीटर पूरे हो गए। ये इस राउटर को ढूंढेगा कैसे? किसके पास? जैसे हेडक्वार्टर का राउटर अगर उससे ब्रांच वन से वीपीएन बनाए हाँ, तो अभी तो हेडक्वार्टर इंटरफेस पता है, आईपी नहीं पता, फिर ढूंढेगा कैसे किसको नहीं पता? कि हेडक्वार्टर को आर आर वन के ऊपर अपना आईपी एड्रेस लेट से अगर होता फॉर एग्जांपल तो 23,113 होता। हाँ तो लेट से इंस्टीड ऑफ गिविंग दी 23,113, वी आर गिविंग कि मेरा आईपी एड्रेस क्या है, इसने मेरा अपना आईपी एड्रेस क्या बताया, मेरा आईपी एड्रेस ये ना होकर मैंने अपना इंटरफेस का दे दिया, क्योंकि मेरा आईपी एड्रेस डायनेमिक नेचर का है, चेंज हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब हेडक्वार्टर पे कमांड डालेंगे तो हम क्या करेंगे? ये तो ब्रांच की हो गए, ब्रांच को तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई, क्योंकि वी हैव दी ऑप्शन। इंटरफेस को बोल देंगे तो वॉट एवर दी इंटरफेस के ऊपर जो भी आईपी एड्रेस मैप्ड होगा एट दैट टाइम वो लेकर चला जाएगा। लेकिन हेडक्वार्टर क्या करे, हेडक्वार्टर जब टनल पे जाएगा तो अपना आईपी एड्रेस वो लिख देगा, माई आईपी एड्रेस इज 12,111 दिस वन। ये भी मेंशन कर देगा माई जो टनल सोर्स है, दैट इज लेट से फॉर एग्जांपल G0 इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये लिख दे। लेकिन व्हाट विल हैपन, वो क्या लिखे टनल डेस्टिनेशन में, अगर वो मेंशन कर दे
कि भाई क्या नाम है धीरज, ये बताओ जी आपका, या समरेश हाँ ये बताओ जी, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ में देख के व्हाट इज दी करंट आईपी एड्रेस। चलो मान लिया फोन पे करके आपने करंट आईपी डाल दिया, लेकिन साहब 1 घंटे के बाद डाउन हो गया और दिनेश चला गया शादी करने अपनी, फिर फिर कनेक्टिविटी लॉस हो जाएगी। तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया कि डू नॉट अप्लाई दिस कमांड। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा टनल मोड, MGRE। MGRE एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। MGRE का मतलब हो गया मल्टी पॉइंट GRE, मल्टी पॉइंट GRE, कि ये इंटरफेस सक्षम है, कैपेबल है टू मेक दी टनल्स दी मल्टीपल ब्रांचेस से। इसका फायदा तो ये हो गया। फिर बात वहीं की रह गई, चलो हम कैपेबल तो हो गए, ये तो पॉइंट टू पॉइंट लिंक हो गए। ये GRE क्या बनाता? P2P, राइट? GRE इज दी P2P, यहाँ पर P2P चल रहा है बाय डिफॉल्ट, लेकिन यहाँ पर MGRE हो गया, यानी ये इंटरफेस MGRE हो गया, टनल वाला साथ में। लेकिन आईपी एड्रेस कैसे पता लगे कि क्या है? उसके लिए DMVP ने एक कॉन्सेप्ट दिया, NHRP। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको SD1 में फायदा देंगी, उनके कुछ और नाम होंगे। यहाँ पे जैसे मोड लिखा है आपने, वहां पर SD1 में टनल का मोड क्या होगा? SD1 होगा। टनल का मोड क्या होगा वहां पे? SD1 होगा। यहाँ पे मोड क्या है? GRE है। तो वहां प्रोटोकॉल्स बदल जाएंगे। तो ये चीज वहां से हमने कोरिलेट की। इसका क्या फायदा है NHRP का? ये है नेक्स्ट हॉप रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? हर एक जो भी ब्रांच या जो भी आपके पास मौजूद है, टनल पे जाके कमांड डाला जाता है, IPNHRP नेटवर्क। और ये नेटवर्क बना सकते हैं 2 की पावर 32, 4 अरब 29 करोड़ लॉजिकल बाउंड्रीज बना सकते हैं। तो हमने कुछ भी नंबर डाल दिया 1, हर एक के ऊपर जितने भी डिवाइसेस मौजूद हैं, ये NHRP नेटवर्क 1 पड़ा होना चाहिए। ऐसे ही SD-WAN में कॉन्सेप्ट है किसका? साइट आईडी का। तो ये सब लिंक्ड है। एक गाड़ी के 4 ही पहिए हिंदुस्तान में जो होती है, राइट में स्टीयरिंग लगा हुआ है, नाम बदले हुए हैं, हेडलाइट चेंज हो। हाँ जी, तो अब क्या करेगा? आप जिस डोमेन में होगे, ये क्या करेगा? इसको बोलेगा सारी चीजें, मेरी डोमेन आईडी आपके पास ये है NHRP की, या वहां पे आप ले सकते हैं, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन नेम कंसीडर कर सकते हैं उसके अंदर SD-WAN के अंदर, कि भाई मेरी NHRP ये है, मेरा जो टनल का आईपी एड्रेस है वो ये है। इसके अंदर वो दो चीजें, मेन चीजें हैं, कि मेरी टनल की आईपी क्या है, जिसको वो VPN आईडी बोलता है, जिसको VPN आईडी बोलता है। और दूसरा चीज वो बताएगा कि मेरा करंट पब्लिक आईपी क्या है। तो जब कभी भी लिंक डाउन होने के बाद अप होगा, या यू विल कॉन्फ़िगर फर्स्ट टाइम, इमीडिएटली इसकी रिक्वेस्ट यहां पे जाएगी, NHRP रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, NHRP रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, कि मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे रजिस्टर्ड कर लो, मैं आपके ही डोमेन का मेंबर हूं, मेरी VPN आईडी ये है, और मेरा पब्लिक आईपी है। अब ये जो पब्लिक आईपी है, इसका जो टेक्निकल टर्म है, उस टेक्निकल टर्म को बोलते हैं NBMA एड्रेस। यही फ्रेमले में करते थे, प्राइवेट आईपी को NBMA से। OSPF में अगर कमांड चलाते हैं, शो आईपी OSPF इंटरफेस, तो 3 तरह की नेटवर्क होती हैं, पॉइंट टू पॉइंट होती है, BMA होती है, और NBMA होती है। तो NBMA का मतलब हो गया कि वो किसी क्लाउड से कनेक्टेड है और यहाँ पे एक पब्लिक आईपी एड्रेस मौजूद है। तो अब इसको पता लग गया करंट स्टैटिक, करंट जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो क्या है। तो ये जो टनल यहां से ये जो बनाते हैं, ये जो टनल बनाता है, ये बनती है स्टैटिक टनल। लेकिन ये जो टनल इससे बनाता है वो डायनेमिक टनल होती है। उसकी लाइफ टाइम 2 आवर्स की होती है, 2 घंटे के बाद रिफ्रेश होगा। लेकिन अगर टनल जो बनी 2 घंटे के लिए, अगर लिंक डाउन हो गया, फिर अप हुआ, अब ये आएगा नया आईपी एड्रेस लेकर, तो कहेगा भाई मैं तो टनल नहीं बनाने दूंगा,
मेरे पास तो तुम्हारे साथ में आईपी एड्रेस ये रिजर्व्ड है 23 1 1 3। और अब तुम कह रहे हो जी मेरा आईपी एड्रेस जो हो गया है वो 23 1 1 9 हो गया। नो, आई विल नॉट अलाउ। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कमांड डालनी पड़ती है कि भाई मैं ही हूं ये भी और मैं ही था वो भी, तो प्लीज रिमूव इट। तो फिर वो बनाएगा, एक्स्ट्रा कमांड डालने पड़ते हैं। अब ये जो एनएचआरपीए कॉन्सेप्ट है यहाँ से जो रजिस्टर्ड कर रहा है हेडक्वार्टर से, हम इसको ले सकते हैं अपने सिनारियो में वी बॉन्ड। जब कभी भी एसडी वैन के अंदर नई डिवाइस आएगी, सबसे पहला काम है कि अपने आप को ऑथेंटिकेट करवा के आओ, तुम वैलिड हो भी कि नहीं हो। ठीक है, बिना उसके कॉलेज में अगर क्लासरूम में बैठते हो और क्लासरूम का सेशन शुरू हुआ है, तो क्लास जो टीचर है वो आपको अलाउ नहीं करता जब तक कि आपके हाथ में एक स्लिप ना हो जो पेमेंट आपने जमा किया। अगर वो नहीं है तो वो आपको नहीं बैठने देगा, कहेगा जी आपके पास तो है बैठने की परमिशन ही नहीं है। तो यहाँ पर हम वहां पे किससे अटैचमेंट होंगे, वी बॉन्ड के साथ अटैच होंगे। अब जो डीएम वीपीएन है इसने काम तो बड़ा अच्छा कर दिया, आपका लोड भी कम कर दिया एडमिनिस्ट्रेटर का। इसके ऊपर जितनी भी ब्रांचेस बढ़ाते रहो, इस पे सिर्फ तकरीबन 8 to 10 कमांड ही पढ़ने हैं बस। कुछ एक्स्ट्रा कमांड और पढ़ने ओएसपी वगैरह के, 8 to 10 कमांड पढ़ने हैं केवल। उस वाले में क्या है, 8 2 कमांड पर ब्रांच पढ़ते। यहाँ पे 8 से 10 कमांड में काम हो गया। और यहाँ पर आपके पास ये भी कॉस्टिंग कम हो गई, तो ये इसका फायदा हो गया। लेकिन फिर वही बात कि ये भी अनसिक्योर है, देयर इज नो सिक्योरिटी एट ऑल। ये सारे के सारे क्या हो गए, ओवरले वाले कॉन्सेप्ट हो गए। एमपीएलएस का हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो मॉडल पढ़ने जा रहे हैं वो मॉडल एसडी वैन ओवरले का ही मेंबर है। फ्रेमले के अंदर या इसके अंदर हम अपनी नेटवर्क देते नहीं आईएसपी को, जबकि हम अपनी नेटवर्क एमपीएलएस में आईएसपी को दे रहे होते। पानी लेकर आता हूँ और आज दूसरे वाला ऑफिस में गए थे पहले, वहीं छोड़ा है। गर्म पानी लेके हम, मेरे तो बिना गर्म पानी को नहीं देगा। यहाँ पर मिल जाएगा। हाँ ये सर्दी जो है बर्दाश्त, गर्मी में तो आप एसी मतलब हो बिना पंखे का डाल दो। तो जल्दी में भूल गए। अच्छा, अब हम चलते हैं, ये हमारा डिस्कशन हो गया। हम जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं वो हम पता है कि हम आईपीसेक के थ्रू करते हैं हर जगह पे। और आईपीसेक सबके लिए एक चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि आईपीसेक जो वीपीएन है उस वीपीएन के अंदर आपके पास फेज 1 आ जाता है, फेज 2 आ जाता है, या टनल 1 टनल 2 आ जाती है, या आइजा कैंप है या आ जाता है, या ट्रांसफॉर्म सेट आ जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फेज 1 के अंदर हमें एक पीरियड की देनी पड़ती है जो कि हम मैनुअल देते हैं, लेट से NCP@123। इसको फिर इनक्रिप्ट करने के लिए, इसको इनक्रिप्ट करने के लिए आप यूज करते हैं, इधर यू आर यूजिंग दी AES यूज कर रहे हैं, या डैश यूज करते हैं, या 3 डैश यूज करते हैं। दैट मस्ट बी सेम ऑन दी बोथ साइड, रिमोट एंड लोकल। फिर ये कोई श्योरिटी नहीं देता कि साहब बीच में किसी ने ओपन नहीं किया होगा, चेंज नहीं किया होगा। उसके लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हैशिंग एल्गोरिथम है, जिसके अंदर वो इंटीग्रिटी देता है कि भाई ये किसी ने बीच में ओपन ही नहीं किया है, ये वैसी सील्ड है जैसे आया था। जैसे गवर्नमेंट के अगर डॉक्यूमेंट आते हैं
तो ऊपर से एक अलग से, या एम्बेसीज के होते हैं, मैं एम्बेसी में जाता था तकरीबन 2095-6-7 में, शांतिपथ में इधर दिल्ली में, यहाँ सारी एम्बेसी हैं। तो वहाँ के जो डॉक्यूमेंट जाते थे वो बाकायदा एक कमरे के अंदर उसको शील्ड की, एक पिघलाया जाता था कोई लिक्विड, उसको शील्ड करके उस पर मोहर लगाई जाती थी। तो अगर मोहर लगी हुई है तो इसका मतलब बीच में किसी ने उसको ब्रेक नहीं किया हुआ, तो वो उस तरह की ये मोहर आपके पास ये प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर इसी फेज वन में हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते थे जिसका नाम होता था डीएच ग्रुप, डीफी हेलमैन ग्रुप। ये 1970 और 80 इसके बीच के दो बड़े बड़े मैथमेटिशियन हैं, डीफी और हेलमैन। इन्होंने एल्गोरिथम बनाई, और वो आपके पास डीफी हेलमैन ग्रुप के नाम से मशहूर हो गई। 1 है, 2 है, 3 है, 9 है, 7 है। तो एक्सपर्ट कहते हैं 5 बहुत है। इसका फायदा क्या है कि ये जो आपके पास, ये तो टनल 1 कहलाती है, दैट इज दी टनल 2 कहलाती है। टनल 2 के लिए ये की जनरेट करती है सेशन की। तो टनल 2 के लिए सेशन की हमें यहाँ से मिल जाती है, और ये सेशन की 1 घंटे के बाद चेंज होती है। ये सेशन की देने के बाद जाके आराम से सो जाता है, 1 घंटा होता है तो जाग के फिर दोबारा से रीजनरेट करता है। सेशन की यहाँ से मिल जाती है, ये चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं, यहाँ से मिल जाती हैं। फिर इसमें एक नया प्रोटोकॉल आता है ईएसपी, और ईएसपी के अंदर एनकैप्सुलेट करके, जैसे जीआरई में एनकैप्सुलेट करके बाहर भेजते हैं, तो सिक्योरिटी एनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड प्रोटोकॉल नंबर 50 है, इसमें सिक्योर करके बाहर भेजता है। अब इसके अंदर जब हम बनाते हैं तो फेज 1 के अंदर पैरामीटर सेट करने हैं, फेज 2 के सेट करने हैं, एसीएल बनानी है, ट्रांसफॉर्म सेट बनाना है, क्रिप्टो मैप बनाना है, या टनल प्रोफाइल बनाना है, इंटरफेस पे लगाना है या टनल इंटरफेस पे लगाना है। और इनमें से अगर एक भी पैरामीटर गलत हो गया तो आप ढूंढते रह जाओ। और जो मल्टीपल हमारे पास ब्रांच मौजूद हो, तो इसका मतलब मल्टीपल जगह बनाना पड़ेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटर का लोड इंक्रीज होना शुरू हो गया। सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर देगा। तो मैनुअली एक्स्ट्रा एक वर्क है, जब हमारी कनेक्टिविटी हो जाए, रूट्स आ जाएं, तो एक एक्स्ट्रा वर्क आपके पास और हो गया। डायरेक्टली भी आईपी सेक लगाई जा सकती है, एमपीएलएस के ऊपर भी आईपी सेक लगाई जा सकती है, जीआरई के साथ में भी लग सकती है, हाँ जी, और डीएमबीपीएन के साथ में भी लग सकती है। अब ये हेडेक सारा खत्म। एस डी वैन के अंदर बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट आईपी सैक इनेबल्ड है। हमें एक डॉट भी नहीं लगाना है ना, नो नीड टू अप्लाई ए सिंगल डॉट ऑफ द आईपी सैक। तो भाई सारी ट्रबल शूटिंग ही खत्म हो गई। तो अब मैं ये कहता हूँ, लोग इस पे राय रखें कि ना रखें। जब मैं कहता हूँ कि भाई एक टीम होती थी, कभी जमाना था सीसीआई सिक्योरिटी की बहुत डिमांड थी, अब कोई घास भी नहीं डालता है। अब मल्टी वेंडर का काम हो गया है। अब एक तरफ बंदा एक सीसीआई है, और एक तरफ बंदे को मल्टीपल वेंडर के प्रोडक्ट पे काम करना आता है। कंपनी सीसीआई को रखने की जरूरत ही नहीं है, मल्टी वेंडर चाहिए, अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए, बात खत्म हो गई, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो आईपी सेक की जरूरत ही नहीं थी, यानी एक से एक बड़ा सिक्योरिटी वाला बंदे की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम एक डॉट भी लगा ही नहीं रहे, पैरामीटर्स ऑलरेडी लगे लगाए हैं। तो ये सारा काम जो अगर आप आईपी सेक लगाते, ये छोटा सा भी 2 साइट के ऊपर आईपी सेक लगा दे, तो मैं नहीं समझता कि साहब आपको 5 मिनट से कम लगते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और जहाँ गलती हो जाए ढूंढते रहो आप। और डीबगिंग बहुत बड़ी बड़ी है, और उसके ऊपर एक्सपर्टीज लगेगी हमें। तो धीरे धीरे सारी चीज़ों को ऑटोमाइज किया जा रहा है, और जब ये किया जा रहा है तो जो टीम, जो एक्सपर्ट आईपी सेक के थे, क्या उनकी ज़रूरत है? आंसर इज नो। तो ब्लॉग्स में देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, और खाबर भट्ट के मैंने बूट कैंप अटेंड किए, तो उसका भी कहना यह है कि जहां पर 40 बंदे कभी काम करते थे, 40 लोग काम करते थे किसी टास्क को पूरा करने के लिए 1 महीने के अंदर, एसडी वैन के आ जाने से वो काम केवल 4 लोग कर लेंगे विद इन ए वीक, एक वीक से कम के समय में। तो कंपनी की थ्रोपुट, एफिशिएंसी, सब कुछ वाह वाह हो गई। लेकिन भाई यहाँ के 36 बंदों का क्या होगा, ये कोई नहीं सोचता है। जॉब हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो पढ़ पाएंगे। अब मेरा कहना यह है कि कितने लोग हैं जिनके पास फाइनेंस अच्छा है? ना के बराबर। एक सर्टिफिकेशन करने में सर्ट, या तो एजुकेशन फ्री होती सरकार की तरफ से, चाहे वो गरीब होता, अमीर होता, किसी जाति प्रजाति का होता,
डिबेट्स होती, डिस्कशन होता प्लेटफॉर्म पे, आओ बैठ के अब बात करेंगे, तो ठीक था कुछ, है जी। फिर कम ज्यादा मिलते उसको, उसकी सलाहियत के अकॉर्डिंग, बिल्कुल ठीक था। लेकिन मसला ये है कि आप सीसीएनए भी आज की डेट में करते हो तो भाई, मैंने फीस कम करके अब 12 कर रखी है, पहले 15 होती थी कोविड से पहले। बट ये 35,000 रुपए का जो सर्टिफिकेशन आप दोगे, वो तो मैं आपसे नहीं मांग रहा ना। तो ये कितने हो गए आपके पास? 47,000। यानी 50,000 एक सर्टिफिकेशन पे खर्च हो रहा है। बीटेक बंदा करके आता है, 8 लाख रुपए खर्च करके आता है, और उसको 15,000 की नौकरी नहीं है। कैसा बिजनेस है? बड़ा बेकार बिजनेस है। 8 लाख कमा के, अगर वो आठ जो ई रिक्शा डाल देता, 8 ई रिक्शा डाल देता 8 लाख रुपए के, एक रिक्शा उसको रोज के 500 रुपये प्रोवाइड करता, 8 रिक्शे होते, 8 पंजे 40, 4,000 रुपये वो रोज के कमा रहा होता। 8 लाख एक दिन में लगाने के बाद 4,000 रुपये रोज के वो कमाता, और इंटू 30 कर दो, 1,20,000 की आमदनी आराम से हो रही होती फर्स्ट क्लास तरीके से। एक साल के अंदर वो 8 लाख रुपए निकाल लेता। तो सिस्टम इतना करप्टेड है टोटली, जिसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते, अब नासूर बन चुका है। जो आगे बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है, पीछे वाले के लिए कुछ नहीं है। जिसको अंग्रेजी बोलनी आती है वो तोते की तरह आगे जा रहा है और पैसे अर्न कर रहा है, चाहे उसको आईपी एड्रेस भी ना आता हो। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ स्टूडेंट जिनको आईपी एड्रेस नहीं आता, बट दे आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री। कितने लोग ऐसे हैं वो डायरेक्टली एसडी1 करना चाहते हैं, बट दे डोंट हैव द नॉलेज ऑफ द सीसीएन एंड सीसीएनपी। बाकी इंस्टीट्यूट करा देते, मैं तो नहीं करा सकता। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आईपी सैक है, इसके हट जाने से तो नेटवर्क में बचा क्या? ये ऑटोमाइजेशन हो गया सारा का सारा, सब सिक्योर हो गया, टेंशन ही खत्म हो गई। तो एसडी वैन की जो परफॉर्मेंस बढ़ गई, अब एसडी वैन के और फायदे कैसे हो सकते हैं, फिर हम पहले नेगेटिव पॉइंट पे जाएं। इतनी चीजें तो हमें ये नजर आ गई कि सारे वीपीएन सिक्योर नहीं थे, आईपी सेक था, यहाँ पे आईपी सेक ऑटोमेटिकली लगा हुआ है, हमें कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, बात ही खत्म हो गई सारा का सारा। अब तीन चीजें और समझने की जरूरत है जी। अ, जैसे मैनुअली जब वीपीएन बनाते हैं आईपी से, राउटर से बनाए, फायरवॉल से बनाए, हम पैरामीटर उसमें मैनुअली उसमें मैनुअली फीड करेंगे। तो एस्टिमेट कैसे करता है पैरामीटर? एसडी1 में बाई डिफॉल्ट सेट है। उनको देख सकते हैं कि हाँ देख क्या क्या सकते हैं, पैरामीटर उसमें दिए हैं? हम जाकर देख सकते हैं। जब हमारे पास जो रूट्स आते हैं, वो रूट्स आते हैं टी लॉक के थ्रू, और टी हाँ। लॉक जब आते हैं तो टी लॉक के अंदर वो सिस्टम आईपी, जो भी, जैसे आपके पास अगर इफ यू आर गोइंग टू द डायग्राम, क्योंकि बिना डायग्राम के अंडरस्टैंड कराना हर एक को मुश्किल है जब तक कि ना देखा हो। यू विल गो टू दिस डायग्राम। ये डायग्राम हमारे पास मौजूद है जो हमने एसडी ने खोला है। तो अच्छा, हमने ऑन नहीं किया इसको, ऑन तो किया था, या भूल गया ऑन करना है। नहीं क्या, कुछ डिवाइस अच्छा अच्छा, ये नहीं किया हमने, है ये वाला नहीं किया, चलिए ठीक। तो यहाँ पर इस डायग्राम में अगर हम देखते हैं कि जैसे ये रूट्स हैं, ये प्राइवेट एनआईडी, ये आपके पास प्राइवेट एनआईडी, ये भी प्राइवेट एनआईडी, ये भी प्राइवेट एनआईडी, ये प्राइवेट, ये मल्टीपल साइट्स हो गई, डेटा सेंटर मान लीजिए, हेडक्वार्टर, वट एवर जो भी मान लीजिए। इनके जो रूट्स हैं जब हमारे पास पहुंचेंगे, तो ये रूट्स किससे बिलोंग करते हैं, ये एक नंबर है जिसको सिस्टम आईपी, दैट इज इक्वल टू द राउटर आईडी ऑफ द ओएसपीएफ। राउटेबल होने की जरूरत नहीं है। तो जब ये हमारे पास रूट्स आते हैं, जो प्राइवेट एनआईडी के रूट्स हैं, तो वो रूट्स कन्वर्ट हो जाते हैं ओएमपी राउट्स के अंदर। और ओएमपी राउट का जो नेक्स्ट स्टॉप होता है वो टी लॉक होता है, और टी लॉक का जो नेक्स्ट स्टॉप होता है वो आईजीपी प्रोटोकॉल का कोई होता है। तो वहां पर जब हमारे पास टी लॉक को हम जाके देखते हैं, तो पता लगता है कि भाई हमें इस वाले इंटरफेस से आईपी आया है, या इस वाले इंटरफेस से आईपी आया है। तो इसके ऊपर आईपी सेक के पैरामीटर्स क्या हैं, ये इस वाले को यहाँ पे जब राउटिंग अपडेट्स आते हैं, तो ये डिवाइस खुद बता देती है कि मेरे इस इंटरफेस पर है ये आईपी सेक के पैरामीटर्स। जब इसके पास आते हैं, चूंकि किसी चीज को आपने अगर आसान करना है तो उसका तरीका यही है कि चार बाइकें अगर खड़ी हैं सेम मॉडल की, जो मैं सालों से चला रहा था, मेरी बाइक अगर खराब हो जाए और वही बाइक मुझे मिल जाए, और एक स्कूटर खड़ा हो वो मुझे मिल जाए, तो मैं क्या पसंद करूंगा? बाइक लेना या स्कूटर लेना जो मैं चला रहा था, क्योंकि हाथ पे बैठी हुई है। तो मेरे लिए फीजिबल ये है, या मुझे गाड़ियों को इंपोर्ट करना हो, सबके साइज अलग अलग हो तो सबके डिफरेंट डिफरेंट बॉक्स बनाने,
लोड बढ़ गया, काम बढ़ गया, पैसा बढ़ गया। और अगर सबके साइज सेम है तो मैं एक तरह का बॉक्स बनाऊं, काम आसान हो गया, कोई सी भी गाड़ी आई कहीं भी फिट कर दो जाके। तो यहाँ पर आपके पास अगर अगर आप देखें तो जो पोर्ट्स अगर आप यहाँ देखते हैं, इसका पोर्ट अगर गिग जीरो है तो इसका भी गिग जीरो इससे कनेक्टेड है, इसका भी गिग जीरो इससे कनेक्टेड है। एक कॉन्सेप्ट होता है बीजीपी के अंदर आई बीजीपी पियरिंग, बीजीपी के अंदर होता है आईबीजी पियरिंग। आईबीजी पियरिंग का फायदा तभी है जब सेम पॉलिसी एक एएसएन में लग रही हो, तो हम उसमें पियर ग्रुप्स बना देते हैं और पियर ग्रुप्स के थ्रू लोड को कम कर लेते हैं। ऐसे ही हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जब हमारे पास ये नेटवर्क्स आएंगे, और वो जब नेट्स आएंगे तो जो पैरामीटर आईपी सेक के यहाँ सेट हैं वही उस पर सेट कर रखे हैं, बाई डिफॉल्ट वही इस पर सेट कर रखे। तो जब पैरामीटर्स मैच कर जाएंगे फेज वन फेज टू के, तो आईपी साइक ऑटोमेटिकली बन जाएगी। हम जाके देख सकते हैं शो कनेक्शन में जाने के बाद शो आईपी साइक आउटबाउंड कनेक्शन, शो आईपी साइक इनबाउंड कनेक्शन। ये जो डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं एक कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसका नाम होता है बीएफडी। ये कॉन्सेप्ट है 2005 के अंदर आया था, बाई डायरेक्शन फॉरवर्ड डिडक्शन। इसका काम ये है कि जर्नली जो होता है जो ओएसपीएफ है, ओएसपीएफ में नेबरशिप बन गई। अब अगर हाई हेलो नहीं आ रहा 40 सेकंड तक, तो मैं ये नहीं मान के बैठूंगा जी मेरा दोस्त मर चुका है ना, मैं मान के चलूंगा मेरा दोस्त जिंदा है, जिंदा है, 40 साल तक मैं इंतजार करूंगा उसका, हाँ जी। लेकिन अगर ऐसा कोई मैसेज आ जाए, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आ जाए कि जैसे ही उसकी सांस बंद हो मेरे पास ट्रिगर आ जाए कि भाई मौत हो गई मेरी, तो फिर बात खत्म हो गई, उसकी सारी जिस मेमोरी खत्म कर दो, उसकी जगह पर दूसरे की एंट्री कर दो। तो जो राउटिंग आपके पास अपडेट है दूसरे वाले रास्ते से ले ही नहीं सकता, चाहे वो बेस्ट रास्ता है उसके लिए, जब तक कि पुराने की एंट्री राउटिंग टेबल से एग्जिट ना करें। तो उसको फास्ट करने के लिए बीएफडी, बीएफडी के ऊपर डिपेंड करता है आईपी सेक। अगर बीएफडी अप है तो आईपी सेक बनेगा, अदरवाइज आईपी सेक नहीं बनेगा। देखेंगे जाके शो बीएफडी कनेक्शन है, शो बीएफडी कनेक्शन देख लेंगे। अब और कुछ देखें खराबियां पुराने उसकी, फिर नए की देखें स्टीवन क्या करता है। इसके लिए हम आपको सीसीएनए और सीसीएनपी की तरफ ले चलते हैं। R1 R2 और R3, जब तक ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है हम ये कह ही नहीं सकते कि SD-WAN अच्छा कैसे है, जब तक कि कंपेरिजन ना किया जाए। अब बहुत तरह के आम आते हैं, एक ही आपने आम जिंदगी में खाया हो तो फिर क्या कंपेरिजन, मल्टीपल खाए हो तो पता लगेगा, मल्टीपल गाड़ियां चलाई हो तो पता लगेगा। ये 3 राउटर हैं। सीसीएनए में आपको ले चलते हैं। इस पे ये आईपी एड्रेस मुझे कॉन्फ़िगर करने हैं। आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर करने के कितने तरीके होते हैं? एनीबडी जो ऑनलाइन या ऑफलाइन है, जो भी जवाब देना चाहते हैं, क्लास दोनों मोड में चल रही है, जो ऑनलाइन है दे कैन ऑल्सो गिव द आंसर। हाउ मेनी वेज वी कैन कॉन्फ़िगर द राउटर, कितने तरीके से कर सकते हैं? अरे भाई आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन की बात चल रही है, एचएसआरपी कहाँ पहुंच गए? टू टाइप्स, हाँ, स्टैटिक एंड डायनेमिक। अरे भाई वो तो आई, आप तो राउटिंग में चले गए, मैं आईपी एड्रेस, मैं इसकी आईपी एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ अभी। आईपी अगर कॉन्फ़िगर करेंगे तो क्या तरीका है? किसी डिवाइस पे कुछ मॉडि लेट से डिवाइस इज ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, आई वांट टू मॉडिफाई सम इंटरफेस और सम राउटिंग पॉलिसीज, तो मैं कैसे एक्सेस कर मैनुअली। सकता हूँ? एक्सेस करने के कितने तरीके हैं? इसको पहले तो एक्सेस करने के तरीके हो ना। टेलनेट कर सकते हैं कंसोल एसएसएच एंड हम इसको टेलनेट कर सकते हैं, हम इसको एसएसएच कर सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन क्या है? रिमोट है। समटाइम्स वेब के थ्रू लॉग इन करके कर सकते हैं, भैया रिमोट है। एक रिमोट का कॉन्सेप्ट है और एक है कंसोल का। तो इधर यू आर कॉन्फिगरिंग ऑल 3 राउटर या 30 या 300 राउटर्स, वो या तो इस मोड से होगा, रिमोट से, या कंसोल से होगा। अब जो भी आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, इधर यू आर कॉन्फ़िगरिंग आईपी, या आप राउट लिख रहे हैं, या आप वीपीएन बना रहे हैं, या आप वीलान बना रहे हैं, या आप पॉलिसी बना रहे हैं। अगर मेरी लोकेशन कनेक्टेड हो, ये इंटरनेट, ये मेरा लैपटॉप हो, आई एम एट माई होम, अपने घर पर हूं, मुझे अगर इन तीनों डिवाइसेस को या 300 डिवाइस को कॉन्फ़िगर करना हो, तो मुझे अपने घर से क्या कंसोल मिल सकता है इतना बड़ा? क्या करना पड़ेगा? रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन जब करना पड़ेगा तो मुझे क्या चाहिए? आईपी एड्रेस, एक आईपी चाहिए जो कि रीचेबल हो, जहां मैं पहुंच सकता हूं। दूसरा मेरे यूजर नेम एंड पासवर्ड चाहिए।
अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। यानी इन डिवाइस के ऊपर कम से कम एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड हो पहले से, इंटरनेट क्लाउड की उनकी कनेक्टिविटी हो पहले से, तो आई कैन रीच टू दी ऑल ब्रांचेस। मैं चाहे इंडिया में बैठा हूं, मैं चाहे यूके में बैठा हूं, मैं चाहे जापान में हूं, मेरी लोकेशन कहीं पर हो, तो आई कैन कॉन्फ़िगर रिमोटली। अब मैं जो रिमोटली ये कॉन्फ़िगर कर रहा हूं, अगर इन तीन डिवाइसेस को मुझे साइमल्टेनियसली कॉन्फ़िगर करना पड़े तो मुझे कितने रिमोट सेशन लेने पड़ेंगे इन तीन डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने के लिए? हाउ मनी? तीन रिमोट सेशन। वेरी गुड। तो तीन रिमोट सेशन मुझे चाहिए। अब जस्ट इमेजिन कर लीजिए, तीन की जगह अगर 30 डिवाइस हो जाएं, 30, तो इसका मुझे 30 सेशंस लेने पड़ेंगे। क्या लैपटॉप पे ये शिफ्ट करना, स्विच ओवर करना आसान काम है? अगर चार पांच भी वो हो जाएं तो सारा हौच पौच हो रहा है। कभी ये अब इस विंडो पर जाओ, कभी उस विंडो पर जाओ, कभी उस विंडो पर जाओ, तो इसका मतलब मैनेज करने में इशू पैदा हो रहे हैं। हर एक का इंडिविजुअली हमने ये ले रखा है जो हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर कॉन्फ़िगरिंग। ये कौन से प्लेन का पार्ट है? हमारे पास तीन प्लेन है, एमपी मैनेजमेंट, डीपी डेटा, सीपी कंट्रोल प्लेन। कौन से प्लेन का पार्ट है? जो हमने आईपी किया, ये किया, ये किया, किसका पार्ट है? जी भैया, management एनीबॉडी plane. ऑनलाइन जो है? एमपी, यानी मैनेजमेंट प्लेन के थ्रू एम जी एम टी प्लेन का काम है इनको कॉन्फ़िगर करना। इसका मतलब हर एक का सेपरेटली वी आर टेकिंग द मैनेजमेंट प्लेन ऑफ ईच डिवाइस, राइट? बट जब आप एसडी वन में जाएंगे तो व्हाट विल हैपन? हाँ ठीक है। आप कंटिन्यू रखिए। जब आप एसडी वन में जाएंगे तो व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ द एसडी वन? आपको उसकी आपको उसकी जगह पर क्या करना पड़ेगा कि एक कंट्रोलर की जरूरत पड़ेगी, और वो कंट्रोलर होगा, उसका नाम होगा वी मैनेजर। अभी तक जो हम ये पढ़ रहे हैं एसडी वन, हम जो एसडी वन पढ़ रहे हैं, ये एसडी वन विप्टेला हम पढ़ रहे हैं। एसडी वन विप्टेला का अभी तक, आज की डेट तक, कोई हार्डवेयर अप्लायंस नहीं बना है। देयर इज नो हार्डवेयर अप्लायंस ऑफ द कंट्रोलर इन केस ऑफ द विप्टेला। ये लॉजिकल आइडेंटिटीज हैं, हम क्लाउड पे भी रख सकते हैं, अपने प्रीमिसेस के अंदर कोई सर्वर लगा के उस पे भी डिप्लॉय किया जा सकता है। अपने अगर सर्वर पे लगा के डिप्लॉय करना है तो आप आमिर सर को कांटेक्ट करेंगे, 9910111641। चूंकि आपके पास 3 लाख रुपए का भी लैपटॉप हो, उस पे तो काम नहीं करता। उसके लिए एक बड़ा सा हैवी ड्यूटी सर्वर चाहिए। हाँ, 3 लाख का विंडो मशीन ले लें तो काम कर जाएगा, लैपटॉप पे काम नहीं करेगा। रिसोर्सेज काफ़ी चाहिए होंगे। हमने बड़े बड़े सर्वर लगा रखे हैं 8-10 लाख वाले, आईवीएम वाले, उस पे ये सारा काम होता है। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट प्लेन है वो वी मैनेजर के थ्रू एक ही पोर्टल पे आ सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कोई किसी की लैब कॉन्फ़िगर्ड है ऑलरेडी, तो मैं आपको उसका, ये तो मैंने अभी ऑन की है, मैं इसको यहाँ से क्लोज करके, एक लैब शायद ऑन होनी चाहिए, परवेज गौरव, परवेज गौरव। कॉन्फ़िगरेशन पहले से मिलेगी या फिर नहीं आपको नहीं, करनी करेंगे आपके पड़ेगी? सामने ही करेंगे, आंखों में के साथ में बैठ के। व्हाट इज है बेनिफिट? पहले से ही रखी होगी तो आप सीखेंगे क्या? ये किसी का लैब चल रहा है। ये सारे डिवाइसेस हैं जो पीई डिवाइसेस होती हैं हमारे पास, या सीई डिवाइसेस होती हैं, यहाँ पर वो विप्टेला एज और सिस्को एज के नाम से आ जाती हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको कंसोल लेना चाहूँ, ये आपको बिल्कुल जीरो लेवल से कराएंगे। ये तो ये है कि भाई जब बात आ चुकी है भाई कैसे होता है, तो जरा दिखा दिया जाए कि शक्ल कैसी नजर आती है, तो थोड़ा सुकून हो जाता है। 10 10 4 55, 10 10 4 55, ये सिक्योर है, HTTPS पे खुलेगा।
यहाँ पर इसने सारी ही डिवाइसेस के मैनेजमेंट प्लेन अपने पास रखे होंगे, और ये मेन मास्टरमाइंड है या मेन ब्रेन है जो काम कर रहा है पूरे SD-WAN के बिहाइंड के ऊपर। कितनी डिवाइसेस हैं जो ऑन बोर्डिंग है, तो यहाँ पर ये सारे डिवाइस मौजूद हैं। मुझे जिस डिवाइस पर जाना होगा, देखना होगा, वो हम यहीं से ही उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। टर्की में जाना है, कहाँ जाना है, यहाँ पे सारी डिवाइसेस की आपके पास मॉनिटरिंग करनी हो तो नेटवर्क पे जाने के बाद ये आपके पास जो VRRP है, जो कि यहाँ पर लगा हुआ है, VRRP कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है। पीछे से कुछ ट्रैफिक आएगा, कहीं जाना चाहता है, टर्की जाना चाहता है या चाइना जाना चाहता है, कहीं जाना चाहता है, यहाँ से ट्रैफिक का फ्लो वहीं से ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वहाँ हम गए नहीं, हम तो एक ही वी मैनेजर पे बैठे हुए हैं, यानी वर्चुअली हम वहाँ पे चले गए। एक ही विंडो के अंदर सारी चीज़ मौजूद है। यहाँ से बैठ के ये सोर्स IP ले लिया, डेस्टिनेशन पे फॉर एग्जांपल यहाँ जाना चाहते हैं, हमने यहाँ पे सिमुलेट किया, इसने दिखा दिया कि हमारा ट्रैफिक जो 10:10:41 पे जा रहा है यहाँ पर, उसको जाने के लिए यहाँ से अगर हम एग्जिट होते हैं, यहाँ से ट्रैफिक अगर निकल रहा है, तो वो ट्रैफिक यहाँ से आपके पास ऐसे करके इसके थ्रू भी पहुंच रहा है, और वो ट्रैफिक ऐसे करके ऐसे भी ट्रैफिक इसके पास आ रहा है। यहाँ से अगर हम टेलनेट करें तो यहाँ से रिमोटली टेलनेट हो जाएगा, SSH हो जाएगा। तो सारा जो कंट्रोलर्स है, जो वी मैनेजर है, वो ये है, सारी कंट्रोलिंग ये करता है। क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो देखेंगे बाद में। फिलहाल डिस्कशन करना था कि यहाँ पर तो ये पार्ट था किसका, वी मैनेजर का, कि जितनी भी टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कॉन्फ़िगरेशन हम इनिशियली तो CLI पे करेंगे। इतनी कॉन्फ़िगरेशन कि हमारी रीचेबिलिटी कनेक्टिविटी वी मैनेजर से हो जाए। जब वहां पे वी मैनेजर से कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो जितने भी ट्रेडिशनल राउटिंग आप लोगों ने पढ़ी है जो ऑनलाइन ऑफलाइन है, उसमें हमें सिस्को के राउटर को ऑथेंटिकेट नहीं करना पड़ता। हम डायरेक्टली IP डाल के और रूट डाल के काम चला देते हैं, कनेक्टिविटी प्रॉपर तरीके से हो जाती है। लेकिन SD-WAN के अंदर हर एक डिवाइस जो कि रीचेबल तो हो गई है पॉइंट टू पॉइंट, कहने का मकसद ये है कि अगर आपको किसी के घर को अगर देखना हो, तो क्या आपको परमिशन लेनी पड़ेगी? अब किसी के घर का दरवाजा देखना हो बाहर का, तो किसी भी घर का जो दरवाजा लगा होता है ऑन रोड पे, अगर वो देखना हो, उस दरवाजे पे नंबर क्या लिखा हुआ है, कौन कौन लोग रहते हैं, ये इंफॉर्मेशन टेक आउट करनी हो, जिसको फुट प्रिंटिंग कहते हैं, जो हमारे हैकिंग वाले बंदे होते हैं, ये फुट प्रिंटिंग के तो यानी पैरों के कदमों के निशानों से हम पहचान लेते हैं किसके कदम हैं। तो अगर ये पता कर लें कि बंदा अगर जा रहा है, उसके पीछे पीछे हम हो लें, जिस घर में घुसे हम उसके दूरी दूर रहें, तो हमें ये पता लगे जी ये बंदा इस घर में रहता है, ये शक्ल है, ये नाम है। मोबाइल से कैद करना चाहते हैं तो कर लें, ना करें तो ये तो फिलहाल पता हमें इंफॉर्मेशन लगी गई। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट आपके पास प्लेन है, मैनेजमेंट प्लेन के अंदर जितने भी आपके पास साइट्स होंगी, उनकी इतनी कॉन्फ़िगरेशन हमें रिक्वायरमेंट है कि हम वी मैनेजर तक पहुंच जाएं। कनेक्टिविटी हो गई नॉट वी मैनेजर तक, हर एक कंट्रोलर तक। 3 कंट्रोलर्स हमारे पास मौजूद हैं, एक वी मैनेजर है, एक वी स्मार्ट है, क्या फंक्शन होता है वो भी इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे, एक वी बॉन्ड है। कनेक्टिविटी के बाद सबसे पहला ये टर्म होता है कि हम डिवाइस को ऑथेंटिकेट करें। तो ऑथेंटिकेट के लिए कौन आता है वो हम आगे देखेंगे। तो ऑथेंटिकेशन के बाद जब ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होता है, तो फिर दूसरे नंबर पर इसका काम आता है वी मैनेजर का, कि भाई वो डिवाइसेस को क्या करे, कॉन्फ़िगर करे। तो फिर ये कॉन्फ़िगर करेगा, फिर कॉन्फ़िगर जब करेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन जब सर्टिफिकेशंस पड़ जाएंगे, ऑनबोर्डिंग हो जाएंगी, तो ऑनबोर्डिंग होने के बाद जब डिवाइसेस ऑनबोर्डिंग हो जाएंगी, सर्टिफिकेशन पड़ जाएंगे, सर्टिफिकेशन कहीं दिखाई देते हैं, ऑनबोर्डिंग तो हमें दिखाई दे रही है कि भाई ऑनबोर्डिंग कहाँ पर है। तो यहाँ पर ये तो हमें ऑनबोर्डिंग दिखाई दे रहा है कि भाई ये डिवाइसेस जो है ऑन बोर्ड है, वी हैव दी ऑन बोर्ड डिवाइसेस। तो ये ऑन बोर्ड इतनी डिवाइसेस हमारे पास मौजूद हैं। क्या इन केस ऊपर सर्टिफिकेट भी हमारे पास पड़े हुए हैं, तो डिवाइस में अगर सर्टिफिकेट पे अगर हम जाते हैं, डिवाइसेस में अगर सर्टिफिकेट पे हम जाते हैं,
तो ये सर्टिफिकेट आप देख ना, ये कुछ ऐसे बिल्ला टेल टाइप में लगा हुआ है, सर्टिफिकेट टाइप में लगा हुआ है, तो ये सर्टिफिकेट्स हमारे अटैच्ड हैं। यानी जब तक ये सर्टिफिकेट नहीं लगेंगे, सर्टिफिकेट ही मेन काम है स्टार्टिंग का, चूंकि इसके लिए क्या चाहिए, कीज चाहिए, और कीज आपको तो नहीं मिलेंगी, ये तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मिलती हैं। तुम्हारे पास 27 कीज हैं जो हमने ले रखी हैं। हाँ तो बिर हाँ जी, बिना उसके नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही मेन है, जब तक ये नहीं होगा आपका एसडी1 तो फेल है। तो कितनी भी आप अच्छे ट्रेनर से पढ़ लो, जब तक लैब नहीं हो सकती आप एसडी1 में तो कुछ काम कर ही नहीं रहे, थ्योरेटिकल से कुछ नहीं होगा। तो ये जब सर्टिफिकेट पड़ जाते हैं उसके बाद फिर वी मैनेजर कॉन्फ़िगर करेगा। जब कॉन्फ़िगर करेगा तो कॉन्फ़िगर करने के बाद क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो गया। कॉन्फ़िगर जब हम करेंगे तो वो कॉन्फ़िगरेशन जो हो रही है वो किस में हो रही है, मैनेजमेंट प्लेन के अंदर हो रही है। अब लेट से ट्रेडिशनल राउटिंग की बात करते हैं। जब आपने ट्रेडिशनल राउटिंग में फॉरगेट दी एसडी1, इसके ऊपर ओएसपीएफ अगर आपने लगा दिया, डायनेमिक प्रोटोकॉल्स, तो ओएसपीएफ लगाने के बाद ये रूटर्स आपस में कौन सी टेबल एक्सचेंज करते हैं, राउटिंग टेबल एक्सचेंज करते हैं कि टोपोलॉजी, कौन बताए जी भाई। टोपोलॉजी टेबल एक्सचेंज है। टोपोलॉजी टेबल का एक्सचेंज होता है, राउटिंग टेबल का एक्सचेंज होता था इन केस ऑफ द आरआईपी, इन केस ऑफ द आईजीआरपी, इन केस ऑफ द आपके पास, हाँ ये आईजीआरपी के अंदर और रिप के अंदर और आईजीआरपी के अंदर ये टोपोलॉजी टेबल को एक्सचेंज करेगा। तो ये टोपोलॉजी जो टेबल एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी ये इंफॉर्मेशन इसके पास भी जाएगी, ये इंफॉर्मेशन इसके पास भी जाएगी, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी आएगी, इधर भी आएगी, यानी हर एक राउटर अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को भेज रहा है। तो यहाँ पर अगर लेट से ऐसे मान के चलने थोड़ी देर के लिए, अगर सिनारियो ऐसा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल एक कॉमन प्लेटफॉर्म आ जाए, इट्स ए बीएमए नेटवर्क, and we have the multiple routes are connected and we have implemented the OSPF here। यहाँ पे OSPF को हम implement कर दें। हाउ many नोड्स, कितने नोड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नोड्स हो गए। 7 यहाँ पर नोड्स हो गए। हर एक राउटर के पास अपनी अपनी एनआईडी मौजूद हो जो वो एक दूसरे को देना चाहता है। तो भाई कितनी एडजेंसी बनेंगी, n(n-1/2)। ये फार्मूला 12वीं क्लास के अंदर है जी। 7 नोट्स हो गई, 7 - 1/2, 7 × 6/2, 7×6 = 42/2, कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 2 × 2 21 एडजेसेंसीज बनेंगी। सीपीयू का बर्बादी ही बर्बादी है। मैं राउटिंग टेबल के एक्सचेंज की बात कर रहा हूं। जब एडजेसेंट होंगे तभी तो एक्सचेंज करोगे ना, तो इतने एडजेसेंट होंगी पहली नेबरशिप तो जाके काम होगा। तो भाई ये तो बड़ा काम नुकसान हो गया। तो फिर इसका कोई उपाय है? यस, इसका भी एक उपाय है। क्या उपाय है? ये जो चेंज हो रहा है टोपोलॉजी, टोपोलॉजी का एक्सचेंज हो रहा है, यानी कंट्रोल प्लेन के अंदर क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ टीटी, अगर ये आईजीआरपी लगा है, कुछ लगा है, या टोपोलॉजी टेबल। तो ये किसका पार्ट है, कंट्रोल प्लेन का पार्ट है। हमारा काम जो कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट था दैट इज नोन एज मैनेजमेंट प्लेन पे काम कर रहे थे। बट जो राउटिंग टेबल का एक्सचेंज है या टोपोलॉजी टेबल का एक्सचेंज है वो किस में आ रही है, जो शो आईपी राउट के अंदर दिखाई दे रहा है दैट इज, या शो आईपी सेफ के अंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि एसडीएन सेफ का कॉन्सेप्ट यूज करेगा सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग का। तो दैट इज ए कंट्रोल प्लेन, बिलोंग्स टू द कंट्रोल प्लेन। तो यहां पर इन केस ऑफ द विपटैला के अंदर किसी भी राउटर को ये परमिशन नहीं है आफ्टर द कॉन्फ़िगरेशन कि वो अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर करे। नो, हर एक को ऑर्डर दिया गया है कि कॉन्टेक्ट टू दी वी स्मार्ट। ये अपनी टेबल इसको देगा, ये अपनी टेबल इसको, सारे लोग एक ही को अपडेट करेंगे। कहने का मतलब है हमने यहां पर एक कंट्रोलर लगा दिया, ये हमने एक वी स्मार्ट लगा दिया, हर एक अपनी टेबल केवल इसको देगा। 4 5 6 7 8, सिर्फ 8 ही एडजेसेंसी बने हैं। इसके पास टेबल आ गई हर एक की। लेट्स से ये ए नेटवर्क है, इस ए नेटवर्क को वी स्मार्ट के थ्रू प्रोपेगेट किया जाएगा। अब ये नेटवर्क जब ए यहां पर आई है, ये एडजेंसी तो ऑलरेडी बनी है, दैट इज नोन एज दी ओएमपी पीयर इन केस ऑफ दी SD-WAN। तो व्हाट विल हैपन,
ये नेटवर्क यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा। तो यहाँ पर कितनी 7 एडजेसेंसी बनी, यहाँ 21 बनी, माइनस कर दिए। इतनी एडजेसेंसीज आपके पास कम हो गई, लोड कम हो गया। तो इन केस ऑफ दी एस टी वैन के अंदर वॉट एवर दी प्राइवेट एनआईडीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवरले नेटवर्क, क्या बोलते हैं, ओवरले नेटवर्क। ये नेटवर्क ऑटोमेटिकली एक दूसरे के पास नहीं भेजेंगे हम किसको करेंगे, हम वी स्मार्ट को कहेंगे। वी स्मार्ट इज द कंट्रोलर जो हमारी टेबल को आगे फॉरवर्ड करेगा। और आगे चलते हैं। जिन लोगों ने सीसीएनपी किया है, ऑनलाइन या ऑफलाइन मौजूद है, किसी ने पढ़ा है राउट फिल्टरिंग? राउट फिल्टरिंग किसी ने पढ़ी है? राउट फिल्टर, एनीबडी? जी भाई, किसी ने राउट फिल्टरिंग नहीं पढ़ा? महेंद्र है, जब्बार है, इमरान शेख है, हाँ? पढ़ा है सर राउट फिल्टरिंग। हाँ, पढ़ा है। तो राउट फिल्टरिंग कैसे करते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर, कैसे होता है राउट फिल्टरिंग? सर वो डिपेंड करता है अच्छा। कि हम जो कहाँ पे कर रहे हैं। अगर हम लाइक इन ओएसपीएफ में कर रहे हैं तो हम वहां पे कर सकते हैं, जैसे बीजीपी के उसके अंदर कर सकते हैं, एबीआर के अंदर कर सकते हैं, एएसबीआर के अंदर कर सकते हैं। वहां पे हम एसीएल क्रिएट करेंगे। उसके बाद वो डिपेंड करेगा, प्रीफिक्स लिस्ट ऑप्शन लिस्ट की मदद से कर सकते हैं हम। चलो एसीएल कर लिया, प्रीफिक्स कर लिया, आगे क्या करेंगे? ये तो कुछ भी नहीं करेगी। अगर आपने एसीएल लगा दी और प्रीफिक्स लगाई तो कुछ करेगी? कुछ नहीं करने वाली है, कुछ होना ही नहीं है इसका। ये काम हम्म तो मैच करने के लिए होता है केवल। हम्म। एक पुलिस वाले को आपका स्केच बना के दे दो, क्या करेगा? कुछ करेगा आपके साथ? कॉल कोई कॉल कराएंगे सर उसको कोई राइट नहीं है फिल्टरिंग कराने के लिए। कि वो आपको कुछ भी कर सके, टच भी नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू लॉ, जब हम्म तक आपके पास कोई क्रिमिनल एविडेंस ना हो, ठीक है ना? वो आपको मॉनिटर करेगा, और अच्छे अखलाक का होगा तो ये कह देगा भाई साहब सॉरी फॉर डिले, मजबूरी थी, हमारी ड्यूटी थी, चेक करना था, नाउ यू कैन गो। ठीक है ना? तो ये काम हो रहा है मैच। अब मैच के बाद जो एक्शन वाला पार्ट है, अब इस एसीएल को, अब यहां पर देखो कितनी चीजें आती हैं, हम चूंकि पढ़ते नहीं, क्या करें? अगर एसीएल को अगर हम इंटरफेस पे मैप कर दें, आईपी एक्सिस ग्रुप, आईपी एक्सिस ग्रुप लगा दें, क्या लगा दें? आईपी एक्सिस ग्रुप, तो ये क्या बन जाता है? पैकेट फिल्टर, राइट? भाई अगर एसीएल को आप लगा दें इंटरफेस पे जाके, किसी पे भी आईपी एक्सिस ग्रुप कमांड डाल दें, तो क्या बन गया? पैकेट फिल्टर। लेकिन इसी एसीएल को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के साथ लगा दें तो क्या बन जाता है? ये बन जाता है राउट फिल्टर। क्या बनता है? राउट फिल्टर। दोनों में ये डिफरेंस है। तो राउट, ये डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट प्रीफिक्स के साथ भी लग सकती है और वैसे भी लग सकती है, या तीसरा ऑप्शन ये है कि एसीएल को या प्रीफिक्स को यू कैन अटैच टू द राउट मैप, इसके थ्रू फिल्टरिंग कर सकते हैं। तो रूट फिल्टर जो हम करते हैं वो कौन से प्लेन पर हो रहा है, और एसीएल जो लगाते हैं उसका प्लेन क्या, कोई बताएगा? जी भाई, एनीबडी? राउट फिल्टरिंग कौन से प्लेन पर लगती है और पैकेट फिल्टरिंग कौन से प्लेन पर लगती है? पैकेट पर डेटा वेरी गुड, पैकेट लगेगा डेटा प्लेन के ऊपर, राउट फिल्टर लगेगा कंट्रोल प्लेन के ऊपर। इफ यू आर चेंजिंग एनीथिंग इनटू द राउटिंग टेबल या फॉरवर्डिंग टेबल, तो किसका पार्ट है? कंट्रोल प्लेन का पार्ट है। तो भाई अब इमेजिन करो कि इंस्टीड ऑफ दी थ्री वी हैव दी 30 डिवाइसेस, एंड आई डोंट वांट दिस नेटवर्क, ये नेटवर्क मेरे को नहीं चाहिए। किसके ऊपर? 30 डिवाइसेस के ऊपर नहीं चाहिए। तो मुझे 30 डिवाइसेस के ऊपर इंडिविजुअली, चाहे मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़े, एक एसीएल बनानी है, रूट फिल्टर बनाना, कुछ ही बनाना है, उसको जाए कॉपी पेस्ट करना पड़े, कॉपी पेस्ट भी अगर मैं 30 पे करूंगा तो भाई 30 मिनट तो लगेंगे कम से कम, कि नहीं लगेंगे? लगेंगे। हाँ, अगर मेरा एक्सिस R1 पे होता तो फिर मैं यहीं से बंद कर देता, भाई यहां से मत नहीं भेजना उसको। लेकिन आई डोंट हैव द प्रिविलेज ऑन दी R1। बाकी पे 29-30 मशीनों मेरा प्रिविलेज है, तो मुझे हर एक पे पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो क्या होगा?
फिर लोड बढ़ाएगा, फिर टाइम बढ़ाएगा। तो पॉलिसी जब हमें बनानी पड़ेगी तो पॉलिसी वी मैनेजर पे बनेगी। कॉन्फ़िगरेशन तो सारा काम वी मैनेजर पे ही होना है, लेकिन ये पॉलिसी जो कि रूट फिल्टर की समझाई गई है, ये पॉलिसी आफ्टर क्रिएटिंग ऑन दी वी मैनेजर, ये पॉलिसी पुश की जाएगी किसके ऊपर? वी स्मार्ट के ऊपर, यहां पुश की जाएगी। और वी स्मार्ट पुश करेगा इसके ऊपर और इसके ऊपर। तो सब कुछ क्या है? सेंट्रलाइज है, सब कुछ सेंट्रलाइज है। कोई भी काम अगर आपने सेंट्रलाइज करना है तो ऐसा नहीं है कि जादू का अलाउद्दीन का चिराग हुआ करते ही हो जाएगा। एक बिल्डिंग के अंदर आते हो, बटन दबाते हो, लाइट जल जाती है, बंद करते हो बंद हो जाती है। बट उसके लिए आपने इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन बनाया होगा, जो बिल्डिंग बनाई होगी उसकी रूफिंग बनाई होगी, उसमें वायर डाले होंगे, लाइटें लगाई होंगी, ये सारे काम किए होंगे। एक दिन में तो नहीं होगा ना। जब ये बन गए तो अब ऑटोमाइजेशन शुरू होगा। ऑटोमाइजेशन एक कोई सपना नहीं आ गया है, मेरेकल नहीं हो गया है। ऑटोमाइजेशन के लिए पहले से प्रॉपर कनेक्टिविटी है, प्रॉपर से पहले से डेटा है, उसको फैचअप करके वो काम कर रहा है। तो ये फायदा हुआ होगा, आगे पढ़ेंगे वी स्मार्ट में। फिलहाल तो ओवरव्यू हो रहा है कि भाई यहाँ पर जो पॉलिसी मैनुअल बनाते वो भी एक ही जगह बन रही हैं, एक जगह से 10,000 साइट हैं, एक साथ पुश सबके ऊपर। एक साथ पुशिंग हो रही है। अच्छा, जब आप मैनुअल बनाते तो साहब एक दिक्कत और होती, उसको समझाने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता था स्विच के अंदर वीटीपी, पढ़ा है किसी ने? क्या फंक्शन है वीटीपी, कोई बताएगा? बेनिफिट क्या है वीटीपी का? एनीबडी? ये तो प्रोसीजर होता एडमिनिस्ट्रेटर सर, है। विलेन क्रिएट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। यही तो हमारे कोई टास्क पता को करते हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि बेनिफिट क्या है वीटीपी का, ये बताओ। प्रोसीजर थोड़ी पूछ रहे हैं। हाँ, फायदा ये है कि किसी सेंट्रल लोकेशन के ऊपर हम वीलान को बनाएंगे और वो मल्टीपल जगह पर चला जाएगा। तो इससे अगर हम वीलान बनाते 2, 3, 4, 5, 6, इसमें बनाने में अगर 2 मिनट भी लगते, 30 स्विच होते तो 60 मिनट लगते। और अगर इनकी लोकेशंस अलग अलग होती, जस्ट इमेजिन इट, एक ही कैंपस में होती, 2, 4 किलोमीटर में, 1 आध किलोमीटर में फैला हुआ होता, मल्टीपल बिल्डिंग्स होती, तो आप फिजिकली जाते वहां जाके बनाते, तो ट्रैवलिंग टाइम, चलो ट्रैवलिंग टाइम भी कर लेते। लेकिन भाई एक इंसान है, उसके ऊपर जब लोड बढ़ता है तो क्या उसकी एफिशिएंसी सेम ही रहती है शाम तक, या कम होती रहती है? सुबह से शाम तक बंदा काम करे तो शाम तक वही एनर्जी रहती है जो थी 4, 5 घंटे पहले, कम हो जाती है जी कम भाई? हो जाते हैं। कम हो जाती है, इसलिए रोबोट लाए जा रहे हैं जी। यानी इंसानों को एक साइड रख दिया जाएगा, बस तुम खाते रहो, पीते रहो, देखते रहो, हैं? तो धीरे धीरे आपके पास सब ऑटोमाइजेशन भी जा रहा है, उससे कितना भी काम करवा लो, बिना थके हारे काम करेगा, इंसान थक जाता है। तो यहां पर अगर ऐसा हो जाता, इन केस ऑफ दी, ये आपके पास मल्टीपल स्विचेस होते, आप सब पे जाके मैनुअली अगर आप वीलान्स बनाते, मुझे वीलान 2, 3, 4 बनाना था, कीबोर्ड में कोई दिक्कत थी, होती है अक्सर, फेस करते हो डेली, की आप वो 3 की जगह 33 बन गया। और आप अब ये मान के बैठ गए जी अंग्रेजी भी बड़ी अच्छी आती है, एंड वर्किंग सो एंड कंपनी, ये भी काम कर रहे हैं, सालों के एक्सपीरियंस हो गए, चलो भाई यार इस पे चेक हो गया, 30 में से 10 पे तो चेक कर ही लिया ना, बाकी पे भी ठीक ही होगा। बस यही एक ब्लंडर मिस्टेक था। वीलान 3 में मशीन लगाई, 3 में मशीन लगाई, ट्रैफिक गया, 3 है ही नहीं, क्या हो गया? ड्रॉप हो गया। इस समस्या से बचने के लिए क्या किया गया? एक जगह बनाओ, सारी जगह पहुंच जाए। तो यही फायदा आपके पास एसडी वैन कर रहे हैं। पॉलिसीज बनाते मल्टीपल साइट्स पर जाके, चांसेस था, ह्यूमन एरर्स है, हर एक, कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं है ईश्वर के अलावा, है? तो कोई परफेक्शन हो ही नहीं सकता, कितने भी इंटेलिजेंट बन जाओ, आइंस्टाइन बन जाओ, है, स्टीफन बन जाओ, कहीं ना कलाम साहब बन जाओ, गलती तो कहीं ना कहीं होनी है। तो फिर आपके पास ट्रबल शूटिंग में टाइम लगना है, फिर ढूंढते रहो, तो ये समस्या ही खत्म है। चूंकि जब पॉलिसी बनाते हो, लगाने से पहले भी आपको क्या दिखा देता है? एक प्रीव्यू दिखा देता है। क्या सिस्को के राउटर में ये दिखाता था आपको कि भाई करंट जो चेंज है
ये है और पुराना चेंज ये है। क्या कोई कलरिंग दिखाता था? नो। यहाँ पर जब हम पॉलिसी को पुश करते हैं और कुछ चेंज करते हैं तो वो दिखाया जाता है, भाई देखो पुरानी कॉन्फ़िगरेशन ये थी और नई कॉन्फ़िगरेशन ये आपने मॉडिफिकेशन किया, डिफरेंट कलर से दिखाया जाता है। यू कैन कंपेयर द कॉन्फ़िगरेशन ऑल्सो। राउटर में सेव करते तो कितनी करते, सब काली काली थी। यहाँ आपके पास मल्टीपल सेव कर सकते हो, बैक रोल ले सकते हो। वहाँ टफ टास्क था, अलग अलग कर लेते, यहाँ पे एक साथ से ले सकते हो। तो यहाँ पर ये फायदा हो गया इसका। तीसरा काम है डेटा प्लेन। डेटा प्लेन में कोई मशीन यहाँ लगी थी, ए मशीन सी मशीन यहाँ लगी थी। अब इसका ट्रैफिक जो है जाने के लिए तो एक रास्ता ये भी है कि वो अगर ट्रैफिक भेजना चाहती है मशीन, तो ये ऐसे भी जा सकता है ट्रैफिक, और ऐसे भी जा सकता है। तो ये जो जा रहा है ये क्या है? डेटा प्लेन का पार्ट है। तो ये डेटा प्लेन का पार्ट है। डेटा प्लेन के ऊपर ही पॉलिसी अगर लगानी है तो ये भी कहाँ से लगेंगी? जाके वी मैनेजर से ही पॉलिसी लगेंगी। तो सब कुछ, यानी सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशन, सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग, सेंट्रलाइज बैकअप, सेंट्रलाइज आपके पास पॉलिसीज, ईच एंड एवरीथिंग हम सेंट्रलाइज ही करेंगे। ओएस का अपग्रेडेशन करना, इनका ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है इनको ओएस को इंक्रीज करना है, विप्टेला की इमेजेस को, तो वो भी वी मैनेजर पे जाए करेंगे, उसी पे करेंगे। और जिन जिन पे भेजना होगा उन ग्रुप को अटैच करेंगे, इमीडिएटली सबके ऊपर चली जाएगी। तो ये बेनिफिट हो गया इसका। अब हमें पता लग गया कि एसडी वैन जो हम करेंगे उसमें क्या बेनिफिट होगा, क्या फायदे होंगे। पुरानी टेक्नोलॉजी भी डिस्कशन कर ली, नई तो हमने अब एसडी वैन पढ़नी है पूरी। अब हम चलते हैं एसडी वैन आर्किटेक्चर के ऊपर। यहाँ से हमारा एसडी वैन का चैप्टर शुरू होता है। वो बिफोर एसडी वैन था, पता होना चाहिए। एसडी वैन आर्किटेक्चर, एसडी वैन कंपोनेंट्स या आर्किटेक्चर। तो यहां पर हमें कंट्रोलर्स, वी मैनेजर इज द कंट्रोलर, वी स्मार्ट इज द कंट्रोलर, वी बॉन्ड इज द कंट्रोलर। वी एज किसकी साइट है? वी एच किसकी डिवाइस है? विप्टेला की। जो विप्टेला था बेसिकली ये सिस्को का था ही नहीं। विप्टेला के बनाने वालों के नाम हैं आमिर, आतिफ, जहीर, अजीज। ये तीन बंदे हैं जो आपके पड़ोसी मुल्क के हैं। ये आपके पड़ोसी मुल्क के तीन बंदे हैं जी, जिन्होंने विप्टेला बनाया। और 2017 में सिस्को ने मुंह मांगे दामों पर इस विप्टेला कंपनी को खरीद लिया और इसका नाम है सिस्को विप्टेला। और अब उसका नाम उसने कैटलिस्ट विप्टेला कर दिया। यानी धीरे धीरे वो आपकी आने वाली नस्लों को यही पता नहीं चलेगा, उनको यही पता लगेगा जो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में दिखा दिया गया है, जो गलत हिस्ट्री डाल दी गई है प्रोफेसर BN पांडे के थ्रू। इतिहास के साथ ये कैसा अन्याय है, किताब उन्होंने लिखी है कि सब जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमारे जो लकड़ दादा तक के 200 साल की हिस्ट्री, वो सब गलत हिस्ट्री डाल दी गई है। सब अंग्रेजों ने गाय गोबर सुअर मंदिर मस्जिद बस इसी में लड़ते रहो, एजुकेशन को ठप कर दो हैं। तो हमें ये पता ही नहीं। इसी तरीके से जो स्टार्टिंग में, अगर somebody knows द नेम PIX, पिक्स नाम सुना है किसी ने? 2005 में होता था पिक्स। सिस्को ने इसको खरीदा, इसका नाम कर दिया सिस्को पिक्स, सिस्को पिक्स कर दिया। फिर इसका नाम ए से हो गया, फिर आगे जाके पावर पॉइंट। तो इस तरीके इसको से। के पास तो सर अपना सिर्फ राउटर है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। जी जी, तो कहने का मतलब ये है कि अगर अपनी नस्लों को, ऐसी धर्म के मसले मामले में भी है जैसे इसके मामले में, भाई जब हम तो यही टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसमें कहाँ सिखाया गया कि अम्मा की रेस्पेक्ट क्या है, बीवी की क्या है, बच्चों की क्या है, किसके क्या राइट्स हैं? कोई सिखाया थोड़ी जा रहा है, ना मैथ में, ना इंग्लिश में, ना साइंस में, ना फिजिक्स में। चांद पे पहुंच जाओ, चांद से आगे निकल जाओ, कुछ नहीं बताया जा रहा। जब धर्म को छोड़ दोगे तो दिक्कत तो होनी है। जैसे ऊपर भी लिखा हुआ है ब्याज मत खाओ, हर एक वेद में लिखा हुआ है जाके। लेकिन पूरी दुनिया का कारोबार किस पे चल रहा है? इसके ऊपर। 8वीं क्लास में हम पढ़ के आते हैं क्या? चक्रवर्ती ब्याज है जी। तो गरीब आदमी
गरीब गरीब गरीब, मालदार 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 मालदार। तो मसला यही है कि जब हमें बैकएंड हिस्ट्री नहीं पता होगी तो टेक्नोलॉजी को समझने में आसानी नहीं हो सकती है। तो विप्टेला के जो ओरिजिनल बंदे हैं वो ये हैं। और अभी भी जो जहीर अजीज है, ये प्रोडक्शन मैनेजर है किसका? विप्टेला का। और ये वो बंदे हैं जो स्टार्टिंग के बंदे होते थे। एक किताब का नाम और लिख दूं आप लोगों के लिए, आईपी ट्रबल शूटिंग, नेट पर सर्च करना जाके, आईपी ट्रबल शूटिंग, आईपी ट्रबल शूटिंग, टीएस। ये है, दो बंदों ने लिखा है, एक तो इसी ने, जहीर अजीज, और जहीर अजीज और एक बंदा और है। ये वो बंदे हैं जो जो सिस्को के टॉप मोस्ट बनते हैं, जो सीसीआई तो है ही, सीसीआई के बाद सीसीडी होता था, बाद में शुरू हुआ, और उसके बाद ARC, आर्क। तो ये वो बंदे हैं जो आर्किटेक्ट वाले बंदे हैं, जो कि लिमिटेड ही बंदे वर्ल्ड के अंदर है। तो यहां पर उनकी जो डिवाइस है उसका नाम है वी एज, विप्टेला। ये डिवाइस क्या हो गई? पीई, प्रोवाइडर एज आ गई है। ये MPLS में ये क्या आ गया? एज LSR का कॉन्सेप्ट हो गया। जो सिस्को की अपनी डिवाइस है उसका नाम रखा उसने सी एज, सिस्को एज। ये कनेक्टेड होने चाहिए दो ट्रांसपोर्ट से। लेट्स से एक MPLS से कनेक्ट कर दिया, इट्स नॉट मैंडेटरी MPLS से होगा, लेकिन दो ट्रांसपोर्ट चाहिए, सब इससे भी कनेक्टेड होने चाहिए। और बैकअप के लिए एक और होना चाहिए, लेट्स से इंटरनेट का लिंक ले लिया, सब इससे भी होनी चाहिए। यानी रिडंडेंसी होना मैंडेटरी है। इनके पीछे यहां पर क्या होगा? प्राइवेट NIDs, प्राइवेट NIDs। प्राइवेट NIDs आपको पता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, किसी से परमिशन की जरूरत नहीं, किसकी जरूरत नहीं। ये प्राइवेट NIDs, अब आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा MPLS में, किसी ने VRF पढ़ा है? एनीबॉडी VRF पढ़ा है भाई? VRF पढ़ा है किसी ने? नहीं पढ़ा है? हाँ जी सर। क्या करता है VRF? वीआरएफ आपका एक जो ग्लोबल राउटिंग टेबल है उसमें मतलब हम मल्टीपल राउटिंग टेबल बना सकते हैं, मल्टीपल डोमेन बना सकते हैं एज पर कस्टमर। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो ISP है हर एक कस्टमर के लिए सेपरेट राउटर लगाएगा अपने यहाँ पे? नहीं। ये पहले होता था जब तक VRF का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा। दैट इज नोन एज MPLS की जब किताब पढ़ोगे वहां लिखा होता था डेडिकेटेड PE राउटर फॉर द कस्टमर। तो स्टार्टिंग में टेक्नोलॉजी बहुत आपके पास महंगी पड़ती थी, धीरे धीरे कम हो रही है। आप देखते थे कि एक टाइम होता था कॉल करनी होती थी बाहर, तो पिक्चरों में दिखाते थे रुक जाओ ट्रंक लिंक को जोड़ रहे हैं जी। कभी कभी एक मैसेज भी आता था फोन में, ऑल ट्रंक आर बिजी। दूसरा बंदा कह रहा है मैं तो खाली बैठा हूँ, कॉल ही नहीं आ रही भाई साहब, ऑल ट्रंक आर बिजी। अब यहां से दिल्ली जाना है, नोएडा में बैठे हुए हैं, टोल ब्रिज आर इज बिजी है, टोल इज बिजी है। तो यहां पर आपके पास VRF का जब कॉन्सेप्ट आया तो डेडिकेटेड राउटर को बना दिया गया शेयर्ड राउटर। एक ही राउटिंग टेबल, एक ही राउटर के अंदर मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ द राउटिंग टेबल चला दी गई VRF के थ्रू। तो क्या SD-WAN भी VRF का कॉन्सेप्ट यूज करता है? आंसर इज 100% यस। दैट इज नोन एज VPN। यहां पे उसका नाम क्या है? VPN नाम है। तो ये VPN है। ये जो VPN है यहां पर जो यूज किए जाएंगे उनका नाम यहां डाल दिया गया सर्विस VPN। क्या डाल दिया गया? सर्विस VPN। VPN होता है 2 की पावर 16 का मतलब 65,536 इतने VPN बना सकते हैं। लेकिन सर्विस VPN की जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है? 1 से लेके 511 तक, फिर 513 से लेके
65,535 तक, क्योंकि 0 से शुरू होता है, 35 तक। 0 कहाँ गया? 0 रिजर्व्ड है। जितने भी ट्रांसपोर्ट हैं, चाहे कंट्रोलर्स हों, चाहे वैन एज डिवाइसेस हों, ये कहलाती हैं वैन एज डिवाइसेस। ये कहलाती हैं वैन एज, किनारे वाली डिवाइसेस। ये सब कौन से वीपीएन में होती हैं? वीपीएन 0 के अंदर। वीपीएन 0 के अंदर। वीपीएन 0 जो होता है ये कहलाता है ट्रांसपोर्ट वीपीएन। ट्रांसपोर्ट वीपीएन। ये वीपीएन 0, ये वीपीएन 0, ये वीपीएन 0, वीपीएन 0 रिजर्व्ड है, वी कैन नॉट चेंज इट। जैसे वीलान 1 वी कैन नॉट चेंज इट। अब सिस्को में कंसोल होता था, फायरवॉल्स में क्या होता था? मैनेजमेंट प्लेन आना शुरू हो गया है जी, ताकि उसके जो रिसोर्सेज हैं, रैम है, हार्ड डिस्क है, एचडीडी है, एसडीडी है, वो अलग कर दिया जाए। अटैक हो तो आपके पास वो मैनेजमेंट प्लेन से कंट्रोल कर सकें। तो यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया कि हर डिवाइस को कॉन्फ़िगर आप करना चाहते हो तो इंस्टीड ऑफ द कंसोल यहाँ पर एक MGMT इंटरफेस होता है। VPN 512, VPN 512 is the MGMT। MGMT तो MGMT के लिए 512 कर दिया गया। तो ये VPN 512 है। VPN 512 है ये VPN जो कि 512 है, और जो कि VPN आपके पास 0 है, ये बाय डिफॉल्ट बने होते हैं। अब जब हम ग्राफिकल मोड बनाते हैं और इनको बाई मिस्टेक छोड़ दें बनाना, तो पॉलिसी तो बनेगी लेकिन पुश नहीं होगी। क्या वाकई में बने होते हैं? यस, बने होते हैं, जाके देख सकते हैं। CLI हमने यहाँ पे खोली थी, इस डायग्राम की। दैट इज दी CLI। यहाँ पे जा कहीं पर भी जाते हैं, लेट से ये डायग्राम है, यहाँ पे हम VRRP पे चले गए, ओपन किया, यहाँ पे जाके देखते हैं तो यहाँ पे ये बने होते हैं। एडमिन शो रनिंग कॉन्फ़िग। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो VPN 0 बना होता है बाय डिफॉल्ट, हम बनाते नहीं हैं, उसके अंदर एडिशन करते हैं। VPN 0 में एक इंटरफेस कनेक्टेड होता है बाय डिफॉल्ट, और उसके ऊपर ये कमांड बाय डिफॉल्ट ही पड़ी होती है। भाई जैसे आज की डेट में जनरली अगर हम ग्राफिकल करें तो हम लिख राउटर OSPF कमांड ना डाल के, नेटवर्क ना डाल के, हम क्या करते हैं? केवल गए डिवाइस पे टिक किया। जैसे अगर किसी ने FortiGate किया आप में से जो ऑनलाइन है, एनीबडी FortiGate किया किसी ने? फायरवॉल नहीं किया? FortiGate में अगर हाँ सर, जाते हैं, थोड़ा आइडिया है। हाँ, जीआई से कर जाते हैं सकते हैं। प्रोटोकॉल अगर लगाना हो तो आप डिवाइस को सिलेक्ट करो, वहां जाओ प्रोटोकॉल पे, और वहां पे बटन ऑफ होगा, उसको पकड़ के राइट कर दो, हरा हो गया, OSPF लग गया। तो जिसने सिस्को किया ही नहीं, पता ही नहीं उसको कि भाई राउटर OSPF 10 कमांड चली होगी। नेटवर्क बाई डिफ कौन सी लेनी है डालते थे, वहां पे इंटरफेस सेलेक्ट कर लो, हो गया। रिडिस्ट्रीब्यूशन करते थे, यहाँ रिडिस्ट्रीब्यूशन के टैब को क्लिक करके राइट कर दो, बटन ऑन ऑफ जैसे पंखे के कर रहे होते हैं, तो रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यानी कितने बड़े बड़े कमांड पढ़ते थे, सारे कमांड चले गए बैक एंड में, तो पता ही नहीं है कि पीछे हो क्या रहा है। हमें तो ये पता है कि इसको जलाने से लाइट जल जाती, बात खत्म हो गई। यानी हमें इंजीनियर से टेक्नीशियन की तरफ वी आर मूविंग है। जैसे अपग्रेड हो रहा है तो हमारी नॉलेज में एनहेंसमेंट नहीं हो रहा है, हमारी सैलरी में एनहेंसमेंट हो रहा है जी, क्योंकि हम मजदूर बन के काम किए जा रहे हैं। और ये जितने भी हैं, चाइनीज, जापानीज, कोरियन, दे आर सो इंटेलिजेंट, वो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में आगे नहीं बढ़ रहे, हमें बटन दबा के पैसा दिया जा रहा है केवल, है जी। कोई डिसएग्री करना चाहता तो कर सकता है बात से, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये मेरी अपने थॉट्स, मुझे ऐसे ही नजर आता है। VPN 512 बाई डिफॉल्ट बना होता है, MGMT के अंदर DHCP लगा होता है। तो यहां पर VPN 512 बाई डिफॉल्ट बना हुआ है। अच्छा, अब
ये जो है इतना पोर्शन ये कहलाते हैं कंट्रोलर्स, ये कहलाते हैं कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स तीन ही होते हैं, तीनों के अलग अलग क्या फंक्शंस हैं वो कल देखेंगे क्या फंक्शन है। ये कहलाता है यहां से यहां तक का पार्ट ट्रांसपोर्ट, क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट। या यू कैन से ये कहलाता है अंडरले नेटवर्क। ये अंडरले का टर्म कहां से आया, ये डीएम वीपीएन जब लोगों ने पढ़ना शुरू किया तो वहां से थ्योरियां निकलनी शुरू हो गई हैं जी, डीएम आपके पास वीपीएन से। तो अंडरले जो नेटवर्क है वो ट्रांसपोर्ट आपके पास हो गया। अब इनमें सब कुछ सिक्योर टनल्स बनती हैं, जो टनल्स बनती हैं वो ऑटोमेटिकली टनल्स बनती हैं। टनल्स के लिए भी हमें जैसे आईपीसेक टनल से यहाँ पे डीटीएलएस बनेंगी, यानी जो टीएलएस टनल था उसका आपके पास एडवांस वर्जन। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली हर एक जो कंट्रोलर है वो हर एक डिवाइस से टनल बनाएगा, ये डीटीएलएस टनल बनेगी। ये जो डीटीएलएस टनल बनी होती है इसके अंदर एक प्रोटोकॉल रन हो रहा होता है, बट हम जब कमांड चलाते हैं तो याद कराने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है इसलिए हम मैनुअली डालते हैं, उसका नाम होता है नेट कॉन्फ, कल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक प्रोटोकॉल चल रहा होता है नेट CONF कॉन्फ, जिसका काम है कॉन्फ़िगरेशन हो गई है धक्का मार के पुश कर दो आगे। जैसे बीजीपी के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता था, किसी को याद हो, सेंड कम्युनिटी एक्सटेंडेड कमांड पढ़ता था, किसी ने कम्युनिटीज पढ़ी हो एडवांस बीजीपी के अंदर, पैरामीटर चेंज करते थे तो पैरामीटर जाएंगे नहीं। इसी तरीके से बीजीपी के अंदर ये समझ लें कि अगर कोई पॉलिसी बनाई है तो पॉलिसी विल नॉट इंप्लीमेंट, एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक आप क्लियर बीजीपी कमांड नहीं चलाएंगे, इधर आप सॉफ्ट चलाएं या हार्ड चलाएं। तो ऐसे ही यहाँ पे इसके थ्रू पॉलिसी जाएंगी। जब कॉन्फ़िगरेशन कर दिया तो हो सकता है आपने ओएसपीएफ लगा दिया हो, बाकी प्रोटोकॉल्स लगा दिए हों। तो यहां पर फिर दूसरी टनल बनती थी इसके अंदर, यानी वी स्मार्ट से एक टनल बनेगी, इधर भी टनल बनेगी, ये भी सिक्योर टनल बनेगी। इस सिक्योर टनल के अंदर एक प्रोटोकॉल चल रहा होता है, वो भी बाय डिफॉल्ट चल रहा होता है, इसका नाम होता है OMP, ओवरले मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इसी तरीके से जो ऑथेंटिकेशन के लिए टनल्स बनती है वो वी बॉन्ड से बनती है। ये लो वो सारा ही उड़ गया जो मैंने क्लिक किया था, कोई दिक्कत नहीं, खैर जो यहाँ क्लिक हो गया इसके ऊपर कल डिस्कशन कर लेंगे। तो वी बॉन्ड से जो टनल बनती है, जो वी बॉन्ड है इससे जो टनल बनती है ट्रांसपोर्ट के बीच में, यानी जो सी है या जो वी एज है इसके बीच में जो टनल बनती है ये भी डीटीएलएस टनल बनती है। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट के एक्सचेंज होंगे, कीज के एक्सचेंज होंगे, वो भी सब सिक्योर होंगे, वार्षिक लगा हुआ दिखेगा ही नहीं कुछ। क्या क्या जा रहा है वो हम डिस्कशन करेंगे भाई, ऑर्गेनाइजेशन नेम जा रहा होगा, साइट आईडी जा रही होगी, सर्टिफिकेट जा रहे होंगे, रूट सर्ट जा रहा होगा, वॉटेवर क्या जा रहा होगा। तो कल पहले हमारा कुछ डिस्कशन रहेगा आधे घंटे का, इनके फंक्शंस क्या हैं, वी मैनेजर्स के व्हाट आर दी फंक्शंस। जब ये फंक्शंस खत्म हो जाएंगे तो फिर दूसरा काम ये रहेगा कल का कि यहाँ पर ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को, ये दो डायग्राम है बेसिकली, आपको जो डायग्राम दिया जाएगा ये डायग्राम नहीं दिया जाएगा। ये सेकंड लैब है हमारी, ये हमारी सेकंड लैब है। हम जाएंगे अपनी फर्स्ट लैब के ऊपर पहले, और जो फर्स्ट लैब होगा वो कहाँ गया धीरज, ये रहा। ये वाला जो डायग्राम है आमिर सर से आप कॉपी करवा लीजिएगा। ये डायग्राम 1 है, ये डायग्राम 1 चलेगा तकरीबन 1 महीने तक, फिर दूसरा डायग्राम ऑन होगा। तो ये डायग्राम की हम फिर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जर्नली जो डायग्राम लोग करवाते हैं उसमें बीच में क्या किया कोई नहीं बताता है, लेकिन यहाँ पे हम ही ISP हैं और हम ही क्लाइंट हैं, हम ही डेटा सेंटर है, सब कुछ हम हैं। तो ये कैसे कॉन्फ़िगरेशन होगा, यहाँ से यहाँ तक की कनेक्टिविटी, कल हमारा काम ये रहेगा कि ये कनेक्टिविटी यहाँ से हर कंट्रोलर्स पे चला जाए, क्योंकि सारे कंट्रोलर्स से इसने बात करनी है। तो ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी, जितने भी वी ये हैं आपके पास कंट्रोलर्स हैं इनकी कनेक्टिविटी, जितने भी वी एज हैं इनकी कनेक्टिविटी, कम से कम एक IP की कनेक्टिविटी जिससे वी कैन रीच टू दी वी मैनेजर। जब रीच कर जाएंगे तो फिर हम सर्टिफिकेट के लिए या तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी, गोडैडी, वेरीसाइन, सिमेंटेक्स से परचेज करें, उनको डाउनलोड करें, अपलोड करें, या हमें ये प्रोविजन भी दिया हुआ है सिस्को ने कि भाई आप इस वी मैनेजर को एज ए सर्टिफिकेट अथॉरिटी बना सकते हैं।
और ये उन सर्टिफिकेट को यहाँ पे आपके पास इम्पोज कर दे। तो वहां पर सर्टिफिकेट के क्या फंडामेंटल हैं, बेसिक कैसे लेमन लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करेंगे वो हम देखेंगे। तो कल का टास्क ये रहेगा। आई थिंक सो आज की क्लास को ओवर कर देना चाहिए। जो लोग ऑनलाइन हैं और जो इंटरेस्टेड हैं, जो लोग ऑनलाइन हैं इंटरेस्टेड हैं, वो अपनी टेलीफोन नंबर और मेल आईडी चैट में डाल दें प्लीज। फैजान साहब कौन है भाई? फैजान अहमद साहब पहली बार ज्वाइन किया है या? नहीं नहीं, पहली बार ज्वाइन किया यार। अच्छा, क्या करते हैं, कहाँ पे वर्किंग है? मैं सोफोस में हूँ, अच्छा। तो टेक्निकल सपोर्ट में। जी, किस टीम में काम कर रहे हैं? मैं फायरवॉल पे काम कर रहा हूँ। फायरवॉल पे, कौन सा फायरवॉल है? सोफोस की ही है, अच्छा। सोफोस फायरवॉल। ठीक है, तो इसमें अपना नंबर वो डाल दें। कभी आगे के लिए अपडेट चाहिए कोर्सेज के तो मेल आईडी और टेलीफोन नंबर। महेंद्र ठीक है, साहब? आमिर भाई से तो ऐसे बातचीत होती रहती अच्छा, है। होती रहती है फिर, ठीक है। महेंद्र साहब कौन है? हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग। आप भी फर्स्ट टाइम ही आए हैं? हाँ जी, इसके लिए फर्स्ट टाइम डेमो लिया है। तो कहाँ पर जॉब करते हैं? मैं एमबीए में हूँ और अभी चेक पॉइंट पे हूँ सर, चेक पॉइंट पे कर रहा हूँ। इमरान शेख साहब कौन है भाई? नेटवर्क इंजीनियर। हेलो। जी, इमरान शेख कहाँ पे हाँ जॉब जी, करते हैं? मैं औरंगाबाद, महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र के अंदर हैं। प्रशांत? जब्बार? अस्सलाम वालेकुम सर। हम जी। आप पुराने स्टूडेंट हैं, नए हैं? नहीं, नया है सर। अच्छा, नए स्टूडेंट हैं। क्या करते हैं आप, कहाँ पर सर हैं? मैं दिल्ली में ही हूँ और दिल्ली में ही जॉब करता हूँ। अच्छा वहाँ पे नेटवर्क इंजीनियर के पोस्ट पे हूँ। अच्छा बस राउटिंग स्विचिंग ही है हमारे पास। अच्छा अच्छा। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिली? सर वो मेरा प्रोफाइल ये रहा सबके सामने। इंफॉर्मेशन आपका तो मैं पहले से भी जानता हूँ, एक दो दोस्त आपके पास पढ़े हुए हैं। और एक आपका ग्रुप भी है, उसमें मैं हूँ, जो दिनियात वाले हैं, तो ठीक। उसी में हूँ। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो अपने, या मैसेज चाहते हैं इस तरह के, कभी कभी डेमो होती है लैपटॉप की, वो चाहते हैं तो अपने टेलीफोन नंबर मेल आईडी डाल दें। दो डोमेन पर मेरा काम है, एक तो ये वाला ही काम है आपके साथ, दूसरा ये वर्क है। आपके रिलेशन में जो लॉ के स्टूडेंट हो, एलएलएम के, उनके लिए मैं फ्री क्लास देता हूँ। फ्री क्लासेस होती हैं, और कॉलेज में जाके मैं फ्री लेक्चर भी देता हूँ बिना बिना किसी पैसे के। सिर्फ आपको आने जाने का टैक्सी देना पड़ता है, क्योंकि मेरे को ड्राइविंग करनी नहीं आती। कार है मेरे पास, लेकिन वो मेरे ऑफिस के लिए है। तो एलएलएम के अंदर लॉस पढ़ाए जाते हैं। तो मुस्लिम लॉ ऑफ सक्सेशन के ऊपर मेरी एक्सपर्टीज है, 7 साल से ये मेरा वर्क है। बहुत सारी मैंने किताबें लिखी हैं। IIRC.org.in ये यूआरएल है इसका। तो जो कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं लॉज के, उनको मैं ये क्लासेस देता हूँ। पीएचडी होल्डर्स को देता हूँ, रिसर्चर को देता हूँ। ये क्लासेस फ्री में होते हैं। ये क्लासेस केवल फ्राइडे के रोज़ होते हैं। तो दो डोमेन पे मैं काम कर रहा हूँ। तो फ्राइडे के अंदर मैं किसी की भी कॉल अटेंड नहीं कर सकता। बताना मकसद ये था, ठीक है जी। और आज के दिन इनकी कॉल अटेंड नहीं करता हूँ, ठीक है। हर एक का अपना अपना टाइम है। ठीक जी। तो तो ये क्लासेस तो वीकली रहती हैं, मतलब वीकेंड्स पे रहती हैं या डेली बेसिस पे? ये जो कौन सी वाली जो अभी हम कर रहे हैं, हाँ जी। ये वाली जो क्लासेस हैं, जो हम पोलो ओल्टो की इसकी SD1 की जो क्लासेस कर रहे हैं, ये जितने भी कोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं जो मैंने इधर हाईलाइट किए हैं, हाँ। इनकी क्लासेस मंडे टू थर्सडे ओके। यानी वीकडेज। फ्राइडे मेरा काम इधर शिफ्ट हो गया, हाँ। सैटरडे और संडे। जो बैच के जो टाइमिंग रहते हैं, वो टाइमिंग 9 to 11 होता है, 11 to 1 होता है, 2 to 4 होता है, 6 to 8 होता है, और 8 to 10 होता है। ये बैच की टाइमिंग है। जो भी बैच चाहिए, बैच के लिए आपको मेरे से नहीं, 9910111641 इस पे आमिर सर से कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि मैं फोन पिकअप नहीं करता, मैं क्लास के अंदर बिजी रहता हूँ।
ओके सर। ठीक है, मेरा नंबर ये है वैसे नीचे वाला, बट मेरा कॉल भी उन्हीं के पास ही, मेरा फ़ोन भी उन्हीं के पास ही होता है। ठीक, तो जो इंटरेस्टेड हैं वो नंबर डाल दें उसके अंदर, जो क्लास रिकॉर्डिंग की गई है, ताकि इस रिकॉर्डिंग को आपके व्हाट्सएप पे लिंक दे दिया जाए, जो आज की क्लास हुई है जिन्होंने लेट क्लास ज्वाइन की है। तो चैट बॉक्स में सबने नंबर डाल दिए अपने भाई? एक ही नंबर आया अभी? सर मेरा नंबर ऑलरेडी एडिड है, आ गया, मैं सबने डाल देखता दिया, हूँ। ठीक है। तो जिन लोगों ने डाल दिया है, ठीक है, थैंक यू सो मच भाई। अब हमारी दूसरी क्लास शुरू होने वाली है। दूसरा जो बैच है 48 का बैच है। 48 वाले दोबारा से ज्वाइन कर लें डिस्कनेक्ट करने के बाद। रेहान दोबारा ज्वाइन कर लें। और कौन कौन है जो नाम याद नहीं आ रहा है? चलिए जी, थैंक यू सो मच।